राम राम कहे राम राम कहे राम राम कहे राम। आखिरकार 500 वर्षों के बाद वो इंतजार खत्म हुआ जिसका इंतजार करोड़ों हिंदुओं को सदियों से था। और आखिरकार प्रभु श्री राम अयोध्या जी में पधार चुके हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भव्य और दिव्य और अलौकिक नजारा न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर ने देखा है। आखिरकार प्रभु श्री राम के आने के बाद इस बात की उम्मीद है कि राम राज्य त्रेता युग की तरह एक बार फिर से लौटेगा। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम और भव्य आयोजन को लेकर आखिर किस तरीके की चीजें आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगी और वाकई में क्या राम राज्य स्थापित होगा, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं और क्या इसका असर 2024 चुनावों में भी होने वाला है, आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ द जेसी शो में मौजूद हैं भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका भारत 24 में। और सबसे पहले शुरुआत इसी के साथ, क्योंकि अजहर इकबाल ने प्रभु श्री राम के लिए लिखा है, दया अगर लिखने बैठूं तो होते हैं अनुवादित राम, रावण को भी गले लगाया ऐसे थे प्रभु श्री राम। पहला सवाल सर आपके सामने, क्योंकि 22 जनवरी की तारीख हमने देखी और 142 करोड़ हिंदुओं का जो इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ और मंदिर पूरा हो चुका। सबसे पहले इस ऐतिहासिक क्षण को आप कैसे देखते और समझते हैं? यह सच है कि नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण प्राण प्रतिष्ठा से 142 करोड़ हिंदुओं का, देशवासियों का दिल जीत लिया है। ये लोग नरेंद्र मोदी को सारा जीवन और कई सदियों तक नहीं भुला पाएंगे। और सच पूछा जाए तो ये कहा जा सकता है कि इन ए सिंगल डे मोदी हैज़ बिकम ए ग्लोबल लीडर ऑफ ऑल हिंदूज अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब। और दूसरे शब्दों में अगर इतिहास को मैं देखूं तो हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और भारत दोनों के लिए यह एक नए युग की शुरुआत है। यह प्राण प्रतिष्ठा जो है एक नए राष्ट्र का उदय जिसे हम कहते हैं, एक राष्ट्र की आस्था का नया सूर्योदय जिसे, और दूसरे रूप में कह सकते हैं कि राष्ट्र की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो एक अलग ढंग से हुई है। मोदी की प्रतिष्ठा के साथ साथ राष्ट्र की प्रतिष्ठा बढ़ी है। यह राष्ट्र के उठ खड़े होने का एक ऐसा क्षण है, एक चमत्कारी क्षण है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि राष्ट्र आज नरेंद्र मोदी पे गर्व कर सकता है। और दूसरे शब्दों में अगर हम इसको देखें आगे चल करके तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारा घटनाक्रम हुआ है, ये इतना ऐतिहासिक है जिसका सदियों से भारतवासियों को इंतज़ार था। वो लोगों की आकांक्षा, वो अभिलाषा पूरी हुई है। यह इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है जिसे सदियों तक याद किया जाता रहेगा। सर, हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग अवसरों पे अलग अलग रूप में दिखते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो नया अवतार में आपको नरेंद्र मोदी जो आए हैं उसको आप कैसे विजुअलाइज करते हैं? देखिए, अवतार से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात यह है जो नरेंद्र मोदी ने कही कि मंदिर जो है ये विवाद नहीं है, समाधान है। ये आग नहीं है, ये ऊर्जा पैदा करता है। कई लोगों ने कहा था मंदिर बनेगा तो आग लग जाएगी, वो सारी धारणाएं जो है निर्मूल हो गई हैं। अब जहाँ तक नरेंद्र मोदी के नए अवतार का प्रश्न है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री का पद उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया है। वह एक नए अवतार में हैं, एक साधु के अवतार में, एक सन्यासी के अवतार में, मुनि के अवतार में, ऋषि के अवतार में, एक दार्शनिक के अवतार में, विश्व गुरु के अवतार में, आध्यात्मिक गुरु के अवतार में। वो इसमें राम भक्ति में पूरे तौर पर इसे कहते हैं, वो डूबे हुए हैं इस अवतार के सारा जो सिनेरियो है उसमें जो डूबे हुए हैं। आप देखिए, वहाँ से लौटकर दिल्ली में क्या कहा उन्होंने कि अयोध्या मेरे मन में लेकर लौटा हूँ और ऐसी अयोध्या से मैं कैसे दूर हो सकता हूँ। आप देखिए, और इन सब बातों को देख के ऐसा लगता है, और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अयोध्या के बाद या अयोध्या के सारे प्रोसेस के दौरान जो है ऋषि मुनि देवी देवता जो है नरेंद्र मोदी के अंदर समा गए हैं, या उनकी आत्मा जो है वो नरेंद्र मोदी में प्रवेश कर गई है। नरेंद्र मोदी इसमें पूरे तौर पर आत्मभक्ति, राम भक्ति में डूबे हुए हैं और उनका सबसे बड़ा अवतार यही है। और देखिए मनोदशा उनकी स्टेट ऑफ माइंड, इसकी धार्मिक प्रवृत्ति की, क्यों कहते हैं राष्ट्रपति को पत्र लिखा कि मैं तीर्थयात्री बन के गया था। इमेजिन करिए आप किस तरह से एक स्टेट ऑफ माइंड है। तो इसमें उनका मन जो है वो अयोध्या में है, मन राम भक्ति में है, शरीर पीएमओ में है, शरीर दिल्ली में जिसे कहते हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे यहाँ पे हर समय उनका अयोध्या की आपको भक्ति, अयोध्या की बातें, अयोध्या की यादें, अयोध्या की स्मृतियाँ ये दिखाई देंगी। और कैबिनेट मीटिंग्स में भी अयोध्या का मुद्दा जो है वो डोमिनेट करेगा। ये एक नया अवतार है नरेंद्र मोदी का जिसे हम कह सकते हैं। तो सर, क्या अयोध्या के बाद वाकई प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अब भारत में जो राम राज्य है उसकी शुरुआत हो गई है? राम राज्य का मतलब है एक अच्छी शुरुआत, जहाँ सब लोग अच्छे हों, सब कुछ अच्छा हो
राजा जो है कल्याणकारी हो और राजा जनता का ध्यान रखता हो, सबका साथ सबका विकास, राज्य में सुरक्षा हो, आम आदमी सुरक्षित हो, महिलाएं सुरक्षित हों, लोग जो है बिना ताला लगाए हुए अपनी दुकान मकान को छोड़ के चले जाएं। एक ऐसा राम राज्य कल्पना की जाती है जिसमें दुष्ट लोग नहीं हों और दुष्ट और राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनका वध करने के लिए राजा के हाथ में तलवार हो। ये सब बातें हैं। तो नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है। एक अब देखना ये है कि राम राज्य की जो शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की है, भारत की जनता उसका कैसे पालन करती है, भारत की जनता उसको कैसे फॉलो करती है और कहाँ तक इस राम राज्य को लेके जाती है। लेकिन निश्चित तौर पे कहा जा सकता है राम मंदिर के बाद नरेंद्र मोदी भारत में राम राज्य को रिवाइव करने की शुरुआत कर चुके हैं। सर, लाल कृष्ण आडवाणी का ये कहना कि राम मंदिर का निर्माण नरेंद्र मोदी की ही नियति में था, इन शब्दों को कैसे देखते हैं आप? ये शब्द बड़े हैं, शब्द कम है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। आडवाणी ने कहा है कि ये सृष्टि का एक अवतार है राम मंदिर जो बना है, इसमें मैं बहुत खुश हूँ। और साथ ही ये भी कहा है चूँकि वो जा नहीं सके, इसमें उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, पुरानी यादें, तो उन्होंने सत्य को स्वीकार किया कि नियति में था। ये नरेंद्र मोदी को भगवान ने चुना इसके लिए, ये नरेंद्र मोदी की नियति में था जिसे हम कहते हैं। और नरेंद्र मोदी भाग्यशाली हैं, भाग्य लिखा के लाए हैं, भाग्य को कौन रोक सकता है। उन्होंने वो काम कर दिया जिसके लिए हिंदू समाज, हिंदू लोग जो है सदियों तक रोते रहे। तो नरेंद्र मोदी अमर हो गए। तो उनका कहना बिल्कुल सही है, ये नियति जो है इनकी नियति में था। ईश्वर ने नरेंद्र मोदी को इस काम के लिए चुना। और हम ये भी कह सकते हैं कि भगवान ने नरेंद्र मोदी को भारत इसीलिए भेजा कि वो मंदिर बनाएं, ईश्वर की उस आकांक्षा को पूरा करें और उनका आशीर्वाद लें। तो आडवाणी जी का ये कहना सत्य है, उन्होंने सत्य को स्वीकार किया, सब बातों से ऊपर उठ के बड़प्पन दिखाया और उन्होंने कहा कि भगवान ने नरेंद्र मोदी को इसके लिए चुना है। तो सबको स्वीकार करना चाहिए। सर, आपने अभी कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद को काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं और एक नया अवतार धारण कर चुके हैं। बीते कुछ दिनों से जिस तरह हम उनको देख रहे हैं, प्रभु श्री राम के अंदर वो जप रहे हैं, तप रहे हैं, संकल्प में लीन है, क्या किसी भी दिन ऐसा हो सकता है कि वो अपना राजपाट छोड़कर आध्यात्म गुरु, धर्म गुरु, दार्शनिक बन जाए? देखो, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो एक्सेप्शनल, लेकिन संभावना रहती है। कारण क्या है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का है कि वो सबको छोड़ के पहाड़ों में चले जाते हैं। पहले 3 साल के लिए पहाड़ पे चले गए थे। आप देखते हैं उनका मन एक्चुअली में केदारनाथ, बद्रीनाथ, उधर उज्जैन में, महाकाल में, इन सब में, काशी कॉरिडोर में, इन सब में बसता। और देखिए राम में वहाँ बस गए हैं जाके जो है। तो बेसिकली क्या, वो साधु हैं, बेसिकली फ़कीर हैं। उनको मोह नहीं है सत्ता का। सत्ता कहते हैं मेरे लिए राष्ट्र सेवा का एक माध्यम है, जनता की सेवा का एक माध्यम है। तो अच्छा चल रहा है अभी। लेकिन जिस दिन ये राम भक्ति उनको प्रिवेल कर गई, और प्रिवेल कर गई जिसे कहते हैं, या डोमिनेट कर गई, वो ऐसा फैसला भी ले सकते हैं। एक दिन अचानक वन फाइन मॉर्निंग वो बुला सकते हैं अमित शाह को, पी के अमित शाह को, और कह सकते हैं भी मैं सत्य की खोज में जा रहा हूँ, मुझे ढूंढने मत आना, और चल देंगे झोला उठा करके वहाँ से जो है। इनकार नहीं कर सकते। और फिर आप लोक कथाएँ सुनेंगे जो आज सुभाष चंद्र बोस के लिए सुनते हैं ना। कलकत्ता में आदमी कहता है कल मेरे को व्यक्ति दिखा जो सुभाष चंद्र बोस जैसा था। फिर बिहार से एक व्यक्ति कहता है वो व्यक्ति दिखा वैसा था। अगर नरेंद्र मोदी चले गए तो सारा राष्ट्र उनको ढूंढेगा और फिर लोक कथाएँ आएंगी। कोई आदमी बंगाल से कहेगा, कोई बिहार से कहेगा, कोई राजस्थान से कहेगा, एक व्यक्ति दिखा मुझे कल मंदिर में, वो नरेंद्र मोदी जैसा था। तो लोक कथाएँ ये चलेंगी इस तरह की। तो मैं इस संभावना से इनकार नहीं करता। और दूसरा क्या होगा, ये तो एक संभावना है जीवन में, केवल 1% की संभावना, लेकिन संभावना है इस बात की। और दूसरा इसका पहलू ये है, वो चक्रवर्ती सम्राट के मोड में आ गए हैं। इसमें आप देखते हैं चक्रवर्ती सम्राट की तरह 100 साल राज करेंगे। वो पहले ही कह चुके हैं 2047 का मेरा विजन लागू करना है मुझे। क्या पता ईश्वर के नियति में ये लिखा है कि 2047 से नरेंद्र मोदी 100 वर्ष के होकर इस देश को मार्गदर्शन दें, लीडरशिप दें और अपने विजन को लागू करें। लेकिन जो संभावना आपने बताई है उसके 1% हमेशा मैं साथ लेके चलता हूँ उसका। सर, कुछ लोगों का कहना यह है कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले जिस भाव भंगिमा में, जिस मुद्रा में दक्षिण भारत के मंदिरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, ये उत्तर और दक्षिण भारत की जो खाई है उसको पाटने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये जो लोग आकलन है लोगों का, इस आकलन को आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये आप सही कह रहे हैं। जो खाई थी, जो कहते हैं ना कि दोनों का मिजाज अलग है, उत्तर भारत का और दक्षिण भारत का, उस दीवार को नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया है। मेरा ऐसा मानना है। उस खाई को उन्होंने पाट दिया है। और जितने मंदिरों में जाके आए हैं वो, उन्होंने राष्ट्रीय एकता का काम किया, नेशनल इंटीग्रेशन का काम किया है। अगर आप देखेंगे और उनके विजुअल्स अगर आप देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि किस तरह मंदिर मंदिर गए वो वहाँ जा कर के, और एक नया युग जो है आध्यात्मवाद का उन्होंने शुरुआत करी। मेरा पक्का मानना ये है कि मंदिर मंदिर घूमने से वो जो खाई थी उत्तर और दक्षिण के बीच में, वो बहुत भर दी है उन्होंने। और आने वाले दिनों में यह खाई और कम हो जाएगी। और जब लोकसभा के चुनाव के परिणाम आएंगे तो आप देखेंगे कि खाई पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है।
तो एक ठोस प्रयास उन्होंने किया इस खाई को भरने का। सर, भाव भंगिमा वेशभूषा का जिक्र हो रहा है, तो आलोचक तो ये कह रहे हैं कि साउथ में मंदिरों में जिस तरीके से भाव भंगिमा वेशभूषा की जिक्र है वो एक रोल प्ले है बस वोटों के लिए। आप कैसे देखते हैं? देखिए, रोल प्ले लोग कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो क्या है, पब्लिक कॉन्टैक्ट है। मैं इसको रोल प्ले नहीं मानता। वो जिस जनता में जाते हैं वो चाहते हैं कि लोग मुझे समझें, आई एम वन ऑफ देम, मैं वैसा हूँ। आप देखिए उनके विजुअल्स, आप देखिए वहाँ के मंदिर में जैसे उसी रूप के अंदर हैं। आप देखिए सामने जो पुजारी हैं, जो जनता है उस प्रदेश की, वो स्वयं को अपने आप से कनेक्ट महसूस करती है कि देखो हमारे साथ खड़े हैं। उस वर्ग को जीते हैं, वो उस रोल को जीते हैं, उस खान पान को जीते हैं। आप देखिए, अब जहाँ वो आप देखिए विजुअल्स में वो नदी समुद्र में जा रहे हैं, क्या डुबकी लगाई है उन्होंने, देखिए। आप कह सकते हैं रोल प्ले है, लेकिन वो काम को इतने परफेक्शन से करते हैं। डुबकी उन्होंने झुक के नहीं लगाई। मैं अगर होता तो मैं झुकता करता, सिर करता उसमें जाए। वो खड़े खड़े बैठ के समुद्र में जैसे एक साक्षात व्यक्ति बैठता है, जो हर काम में परफेक्शन है उनका। तो ये सब करके उन्होंने साउथ के लोगों को जोड़ा अपने साथ में। अब आप देखिए साधु सन्यासी की मुद्रा में साउथ के एक मंदिर में वो निकल रहे हैं यहाँ से, जो है, तो वो अद्भुत हैं इस मामले में। तो ये जिसे कहते हैं रोल प्ले नहीं है, उस संस्था को, उस शहर को, उस शहर के लोगों को वेशभूषा से जोड़ के अपने आप को ये कहना कि मैं आपके साथ हूँ, पब्लिक कॉन्टैक्ट जिसे कहते हैं। अब मंदिरों में आप देखिए किस तरह से हो, और यहाँ देखिए कैसी साक्षात वो कर रहे हैं। तो परफेक्शन है उनका, ये रोल प्ले नहीं है। उस आत्मा को, उस बात को जीना चाहते हैं परफेक्टली। तो रोल प्ले नहीं है, ये उस रोल को एक्चुअल में जीना चाहते हैं उस पल के, पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक कॉन्टैक्ट के लिए इसको जीना चाहते हैं। जब नेता के तौर पे काम कर रहे हैं तो नेता के तौर पे बेहतरीन काम कर रहे हैं, और जब भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में भी परफेक्टली लीन है। तो अब ये लगता है कि इस वक्त जिस तरह के हालात हैं उसमें ये नजर आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ना पार्टी के भीतर और ना बाहर, देश में कहीं भी उनका कोई विकल्प नजर नहीं आता। क्या आप इससे सहमत हैं? एब्सोल्युटली, नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। पार्टी के भीतर भी नहीं है, पार्टी के बाहर भी नहीं है। पार्टी के बाहर कौन है? राहुल गांधी, क्या विकल्प हैं? आप सोचिए। ममता बनर्जी, क्या विकल्प हैं? अखिलेश, क्या विकल्प हैं? शरद पवार, क्या विकल्प है? नीतीश कुमार, क्या विकल्प है? वो तो आप देख रहे हैं वैसे टूटने वाले हैं नीतीश कुमार, जो है। तो कोई विकल्प किसी तरह का नरेंद्र मोदी का यहाँ पे नहीं है। आप इसको मान लीजिए अच्छे से बात को कि नरेंद्र मोदी राष्ट्र का चेहरा है, नरेंद्र मोदी भारत की पहचान है, नरेंद्र मोदी भारत की गारंटी हैं, नरेंद्र मोदी भारत की धरती पर एक चमत्कार हैं। तो ऐसे में विकल्प का कोई विषय मुझे दिखाई नहीं देता दूर दूर तक। ये कोई 24-29 की बात नहीं हो रही है। अभी काफ़ी दूर तक अगर आप देखेंगे नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकली विद इन पार्टी एंड आउटसाइड पार्टी कोई विकल्प मुझे दिखाई नहीं देता है। सर, पहले राष्ट्रवाद का जिक्र हुआ करता था और अब अध्यात्मवाद का भी जिक्र होता है। राष्ट्रवाद और जब अध्यात्मवाद की बात आती है तो सवाल यह आता है कि राजनीति में नरेंद्र मोदी इन दोनों ही शब्दों को कैसे लेकर आए? वो जीते इन दोनों शब्दों को, वो भारत की नस्ल को, भारत के नब्ज़ को पहचानते हैं। तो पहले उन्होंने राष्ट्रवाद का किया, आप देखिए पिछले चुनाव में। अब अध्यात्मवाद हैं, तो उन दोनों का मिश्रण करके, कॉकटेल करके, उन दोनों का कंबाइन करके वो इसको यूज़ किया उन्होंने। और भारत की जो पुरानी संस्कृति थी जिसे कहते हैं, उसको उन्होंने वापस लौटाया, राष्ट्रवाद और अध्यात्मवाद। तो राष्ट्र अब क्या, राष्ट्रवाद की भावना से अध्यात्मवाद को जी रहा है। तो नरेंद्र मोदी भारत की पुरानी विरासत को, जो है, वो जनता को वापस लौटा रहे हैं। एक अच्छा प्रयास है, एक अच्छा थॉट है, एक अच्छी फिलोसफी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ज़बरदस्त लोकप्रियता है, और उस लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस बार वाराणसी में वो निर्विरोध ही निर्वाचित हो जाएंगे, या उनके सामने सभी उम्मीदवार जो है उनकी ज़मानतें जब्त हो जाएंगी? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। होना तो यही चाहिए कि राजनीतिक दल क्यों खड़े हो रहे हो भाई जमानत जब्त करने के लिए। आज के आकलन में तो ये कि अगर कल कोई दल खड़ा होता है, कल चुनाव होता है, 2 महीने बाद चुनाव होता है, मुझे लगता है जमानत जब्त करने की स्थिति में है। और ये बात दूसरी है कि नरेंद्र मोदी को सारे देश के लोग अपने अपने प्रांतों से लड़ाना चाहते हैं। पहले गुजरात से तो यूपी के लोग आ गए थे, हमारे यहाँ से लड़िए, यूपी के हो गए, यूपी से लड़े वहाँ से। अब क्या है, मद्रास के लोग आ रहे हैं, मदुराई के लोग आ रहे हैं, तमिलनाडु के लोग आ रहे हैं, हमारे यहाँ से लड़िए। तो अब नरेंद्र मोदी के सामने ये प्रश्न ये होगा कि उन लोगों को कैसे इनकार करें। और साउथ से अगर लड़ते हैं तो एक मैसेज जाता है उसका, जो मैंने कहा ना, दीवार को तोड़ेंगे वो। और वो क्या, हर चीज़ को हेड ऑन लेते हैं, जिसे कहते हैं फ्रंट से लेते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं कि साउथ से भी खड़े हो जाएं। अब वो 1 से खड़े होंगे, 2 से खड़े होंगे तो नहीं कहा जा सकता। वो तो पूरे देश से खड़े होंगे तो सारे देश से भी जीत जाएंगे, उनकी स्थिति ये है जो है। लेकिन ये चर्चा इस बात की भी है कि साउथ के लोग दबाव डाल रहे हैं, हमारे यहाँ भी लड़िए, हमारे यहाँ से। सर, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का कहना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के मार्फत चुनावी एजेंडा, जो राजनीतिक एजेंडा है, उसको साध रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चुनावी एजेंडा बहुत छोटा रह गया है, उनके सामने देश का एजेंडा है। वो आजकल देश का एजेंडा तय करते हैं। वो जो बातें कहते हैं सारा राष्ट्र उसको फॉलो करता है, सारा राष्ट्र उस हिसाब से बिहेव करने लग जाता है। वो कहते हैं घंटा बजाइए कोरोना में, तो वो करने लग जाते हैं। वो कहते हैं चौकीदार, सारा देश चौकीदार की भाषा बोलता है। अब उन्होंने कहा कि दीप जलाइए, दिवाली मनाइए, सारा देश दिवाली मनाने लग गया।
तो उनमें शक्ति और क्षमता है धारा को मोड़ने की, लोगों को प्रभावित करने की इन ए वे जो है। तो जो वो करेंगे लोग वो वैसा फॉलो करते हैं उनको जो है, दैट्स ऑल। ठीक है सर, अब मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि इतनी दक्षिण की बात हो ही रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंदिर दर्शन के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि जो दक्षिण के मंदिर है वो देश के लोगों का आकर्षण का केंद्र बनेंगे और वहाँ पर स्पिरिचुअल और रिलीजियस टूरिज्म का बूम आएगा? एब्सोल्युटली, डेफिनेटली जिसे कहते हैं। अभी देखिए लक्षद्वीप में क्या क्या प्रधानमंत्री ने, क्या तूफान आया है टूरिज्म का, बुकिंग क्रैश कर दी है, इतनी बुकिंग हो रही है वहाँ पे जो है। वो वर्चुअली क्या है कि साउथ के मंदिरों के ब्रांड एम्बेसडर बन गए एक तरह से। आज तक तो मुख्यमंत्री नहीं जा सका उन राज्यों के अंदर, कोई प्रधानमंत्री नहीं गया उन मंदिरों में, नरेंद्र मोदी चले गए वहाँ पे। आप देखिए वो सारे मंदिर वाले और राज्यों के जो टूरिज्म डिपार्टमेंट हैं वो चाहेंगे कि जो पोस्टर निकले प्रचार का, नरेंद्र मोदी का फोटो पहले लगे, मुख्यमंत्री फोटो बाद में लगे, कि ब्रांड एम्बेसडर हैं, इनकी वैल्यू है, इनका क्रेज़ है लोगों में जो है। तो निश्चित तौर पर मेरा मानना है जितने मंदिर जाके आए हैं अगले 6 महीने आप देखना क्रैश होगा उन मंदिरों में, वहाँ पे टिकट नहीं मिलेगी आपको, होटल नहीं मिलेंगे वहाँ पे जो है। जैसे आज अयोध्या में हो रहा है तो उन मंदिरों का कायाकल्प होने वाला है। आप देखिए, आप विजुअल देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह पूजा पाठ कर रहे हैं। अच्छे अच्छे पुजारी, अच्छे अच्छे वहाँ के जो उपासक हैं वो इसी पूजा नहीं कर पाएंगे। लोग कल्पना तो इसी से प्रभावित होते हैं ना। अब लोग जाएंगे इन मंदिरों में, पहले लोग क्या था कि जाते थे इधर उधर टूरिस्ट प्लेसेस पे, अब मंदिरों में जाने का एक शौक़ है, परंपरा चल पड़ी है। तो मेरा पक्का मानना ये है कि साउथ के मंदिर जहाँ जहाँ वो गए हैं, 7 या 9 मंदिर जहाँ गए हैं, वो ब्रांडिंग के हिसाब से सुपर हिट होंगे और ये सारे मंदिर जो है ना बहुत ज़बरदस्त आकर्षण और बिजनेस का केंद्र होने वाले हैं, रिलीजियस बिजनेस का केंद्र होने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है। सर, क्या बीजेपी इस बार का चुनाव राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ेगी, और साथ ही साथ जो राम मंदिर को लेकर के इस वक्त जो आंधी चल रही है, क्या उसके जरिए बीजेपी 400 प्लस सीटें लाने में सफल होंगी? एक तो क्या है कि इसमें माहौल ऐसा है, 2024 की बात करना बेमानी लगता है इन ए वे, इतनी छोटी हो गई। नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व तो अयोध्या के बाद इतना बड़ा हो गया है कि चुनाव और ये 2024 2029 ये सब बातें गौण हो गई हैं। आज सारा राष्ट्र, जिसे मानना चाहिए अधिकांश एक बड़ा हिस्सा राष्ट्र का, वो मोदी से पूछ रहा है कि सर बताइए आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। वो तो बहुत छोटी बात है। इसलिए मेरा मानना है कि आज की तारीख में तो राष्ट्र 400 क्या 411 को 415 को, कोई फिगर जो आप कुछ भी हो सकता है एट द मोमेंट। तो आज की तारीख में भाजपा को जो है ना कुछ सोचने करने की आवश्यकता नहीं है कि 400 सीट आएंगी कि 350 सीट आएंगी। और मेरा ये मानना है कि जब चुनाव होंगे तो जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको न तो चुनाव प्रचार की आवश्यकता है, न पैसा खर्च करने की आवश्यकता है, न चुनाव घोषणा पत्र की आवश्यकता है। उनको एक ही काम करना है, भगवान राम की मूर्ति और नरेंद्र मोदी के भाषण का वीडियो टेप लेके चले जाएं ग्राउंड में। उनकी जिसे कहते हैं ना वो पार हो जाएगी नैया और वो हो जाएंगे। अलबत्ता बात दूसरी है कि मंत्रिमंडल में आने की कोई गारंटी इस बार नहीं होगी। हो सकता है 70% चेहरे बिल्कुल नए आएँ, जैसी परंपरा और जैसा सोच इसमें नरेंद्र मोदी के चारों तरफ जो चल रहा है कुल मिला के कहने का जो है। तो क्या है, इसीलिए भाजपा के लोगों से ये कहा जाता है कि भैया कुछ मत करो, चुपचाप बैठे रहो, बस हाथ जोड़ते रहो भगवान के, राम के और नरेंद्र मोदी के भाषण हैं वो फील्ड में दिखाते रहो, आपका काम हो जाएगा। और जब ये स्थिति आज है तो फिर 400 क्या कुछ भी हो सकता है। सर, इस वक्त एक चर्चा काफ़ी ज़्यादा चल रही है 16 अप्रैल को लोकसभा चुनाव का पहला मतदान होने का, इसको लेकर के क्या है मीडिया कंट्रोवर्सी? देखिए, अनुमान तो मतलब खबर तो सही थी। दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दिल्ली का जो इलेक्शन ऑफिसर है सरकार का, उसने चिट्ठी लिखी दफ्तर के अंदर कि भी ऐसा इंडिकेशन है चुनाव आयोग का, बड़े चुनाव आयोग का, कि 16 तारीख को दिल्ली का चुनाव हो सकता है। बस वो खबर कहीं लीक हो गई। अब आजकल ये है ना, उससे विवाद खड़ा हो गया। और इसका मायने क्या है इसके? अगर हम माने कि वो खबर सच है और अनुमान ऐसा था, अब खाली खबर को झूठा करने के लिए तारीख बदल दें लोग, तो बात दूसरी है कि खबर असत्य थी, गलत थी जो है। अदरवाइज़ देखा है तो 16 तारीख को अगर मतदान है तो छठे चरण में मतदान होता है दिल्ली के अंदर। पिछली बार छठे चरण मतदान हुआ था। इसका मतलब है कि उससे 1 महीना पहले मतदान शुरू हो चुका होगा। तो इसका मतलब है कि चुनाव थोड़ा जल्दी हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आचार संहिता फिर 15-20 फरवरी के आसपास ही लग जाएगी, अगर आप 16 तारीख से छठे चरण में अगर आप 16 तक पहुंचना चाहते हैं तो ठीक है, हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे तो क्या है, नरेंद्र मोदी जल्दी में नहीं है, अमित शाह जल्दी में नहीं है चुनाव कराने के, सब कुछ तय समय पे है। लेकिन जो बात चूँकि आ रही है तो हो सकता है उनका अपना आकलन हो, कोई स्कूलों की छुट्टियों का मुद्दा हो, बच्चों का मुद्दा हो, कोई और इश्यूज़ हो उसके अंदर। लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि 16 तारीख की बात सही थी जो छपी है जिस तरह से, और उस हिसाब से ये फरवरी के एंड में जिसे कहना चाहिए आचार संहिता लग सकती है। और मतदान के जो पहला चरण होगा और मार्च के प्रथम वीक में पहला चरण हो सकता है, जिससे आगे जाकर के 16 पहले या दूसरे सप्ताह मार्च में जो है, ताकि 16 के आसपास दिल्ली का छठा चरण आ सकता है। तो हो सकता है ये।
सर, साउथ को साधना किसी भी पार्टी के लिए एक चुनौती होती है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि साउथ में ब्रांड मोदी हिट होगा इस बार? ब्रांड मोदी हिट है, राम मंदिर ने हिट कर दिया और मंदिर गए उन्होंने हिट कर दिया। जो देश में राष्ट्रभक्ति का जो ज्वार उमड़ा, राम भक्ति का जो ज्वार उमड़ा, और मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि उत्तर भारत की तासीर अलग है, दक्षिण की तासीर अलग है। नरेंद्र मोदी के लिए सारी तासीर एक जैसी हैं। आप देखते हैं ना, मंदिर में जाकर कैसे उन्होंने पूजा की, राम मंदिर में अयोध्या में किस तरह की पूजा की है। तो ब्रांड मोदी हिट है। अभी तक तो क्या है, आप मान लीजिए उनके पास में 131 सीटें, टोटल 130 सीटें हैं साउथ में। भाजपा के पास 29 ऐसी कोई 29-30 सीट्स हैं, ठीक है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है जो चुनाव होंगे तो कम से कम 50% सीट साउथ की है ना बीजेपी के पास में, ऐसा मेरा मानना है। 50% कम से कम हो सकता है स्वीप हो जाए इलेक्शन वहाँ पे। तो ये आप मान के चलिए कि ब्रांड मोदी तो हिट है इस समय। नॉर्थ में तो है ही और साउथ में हिट है। कितना हिट है इन टर्म्स ऑफ वोट्स वो वक्त बताएगा, पर मेरा व्यक्तिगत आकलन ये है कि भाजपा में नरेंद्र मोदी जो है साउथ में वो स्वीप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी। सर, जनता के एक बड़े वर्ग का ये मानना है कि 400 सीटें आने के बाद नरेंद्र मोदी संविधान में संशोधन करके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जगह राष्ट्रपति प्रणाली ला सकते हैं। आपका क्या आंकलन? अगर ऐसा करते हैं तो मुझे इसमें कोई गलत नहीं दिखाई देता। भाई राष्ट्रपति प्रणाली वो है तो डेमोक्रेसी ना। आज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, राष्ट्रपति प्रणाली है, तो मौका चुनाव लड़ने का सबको है ना। राहुल गांधी, मायावती, ममता बनर्जी चुनाव लड़ना चाहते हैं, खड़े हो ना राष्ट्रपति के चुनाव में, हरा दो नरेंद्र मोदी को, हरा सकते हो तो प्रणाली में कोई कमी। अमेरिका में मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है और इससे एक फ़ायदा होता है कि सिंगल कमांड मिलता है कंट्री में। इसमें वैसे भी भाजपा में नरेंद्र मोदी का सिंगल कमांड है, बाय एंड लार्ज जो है। सिंगल कमांड का फ़ायदा क्या होता है? टोटल ट्रस्ट विद टोटल डेलीगेशन, तो काम जल्दी होते हैं, उसमें फॉर्मेलिटीज़ कम होती हैं और रिजल्ट ओरिएंटेशन आगे बढ़ता है। तो ये चर्चा लोग करते हैं, लेकिन अगर सरकार ऐसा फैसला करती है, पार्टी ऐसा फैसला करती है और लोकसभा ऐसा फैसला करती है, राज्यसभा है, तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे इसमें कुछ गलत नहीं दिखाई देता। राष्ट्रपति प्रणाली के अंदर उससे क्या है, कार्यक्षमता बढ़ेगी, रिजल्ट ओरिएंटेशन बढ़ेगा और जो बाधाएं आती हैं काम में पार्टी पॉलिटिक्स की, उसको दूर करने में सहायता मिलेगी। फिर अल्टीमेटली तो फैसला सरकार को करना। जी सर, आखिरकार इस तरीके का माहौल अभी पूरे अयोध्या में नजर आता है कि सचमुच 22 तारीख को प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौट आए हों। ये परसेप्शन जनता के बीच इतना मजबूत कैसे हुआ? ये नरेंद्र मोदी का आकर्षण है। उसके बाद फिर कहा जाए तो योगी का आकर्षण, आदित्यनाथ योगी का आकर्षण है वहाँ का। और वहाँ जो योगी का भी रोल है इसके अंदर, वहाँ उन्होंने जिस तरह से दीप जलाए, पूजा करी, माहौल बनाया सारा, और नरेंद्र मोदी का जो ब्रांडिंग है, उनका जाना आना है, जो प्रचार तंत्र है और पीएमओ का जो प्रचार तंत्र को डील करने का तरीका है, जो बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है बिटवीन दिस पीएमओज वर्किंग और वहाँ पे अयोध्या का जो वर्किंग है इस तरह से, तो इसलिए ब्रांड बना है ये। और लोगों में एक माहौल हो गया इस तरह का पूरे देश के अंदर कि एक्चुअली में भगवान राम आने वाले हैं, ये सोच के सब लोग जा रहे हैं। और अब मूर्ति को देख के सब लोग यही मान रहे हैं कि भगवान राम ही हैं, मूर्ति नहीं है उनकी है। आप देखिए ना, कल 5 लाख लोग चले गए वहाँ पे जो है। तो ऑल दिस सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि अयोध्या में जिस तरीके से शानदार और अद्भुत ढंग से प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ है, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? देखिए, श्रेय लीडरशिप की बात करें तो नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी। लीडरशिप पहले नरेंद्र मोदी की, जिसे कहना चाहिए, ठीक है ना। उनके क्लोज मॉनिटरिंग रहता है उनका पीएमओ में भी, और यूपी की सरकार से उनके पीएमओ का रहता है क्लोज मॉनिटरिंग। और साथ साथ इसका जो श्रेय है वो यूपी के चीफ मिनिस्टर के सीएमओ को दिया जाना चाहिए, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को, वहाँ के डीजी विजय कुमार को, लॉ एंड दूसरे डीजी हैं वहाँ पे एक प्रशांत कुमार को, और फिर उनके मीडिया एडवाइज़र हैं मृत्युंजय कुमार। तो एक टीम है और मीडिया का मेजर रोल रहा है वहाँ सारे अरेंजमेंट को करने में। तो पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन प्लस मीडिया, तो यूपी गवर्नमेंट के 100 में 100 नंबर हैं। पीएमओ की टीम जो इसको कोऑर्डिनेट कर रही थी उसके 100 में 100 नंबर हैं। इट्स ए क्लोज कोऑर्डिनेशन बिटवीन पीएमओ टीम एंड सीएमओ टीम, और सारा श्रेय उनको दिया जाना चाहिए। और एक छोटा सा वोट ऑफ थैंक्स एसपीजी को दिया जाना चाहिए। अभी तक एसपीजी का इतिहास रहा है कि जहाँ भी आते हैं लड़ाई झगड़े होते हैं, किसी को आगे कर दिया, किसी को पीछे कर दिया, किसी को माला नहीं पहनने दी, किसी को जूते नहीं खोलने दिए। ये मनमोहन सिंह के टाइम और पहले सब बातें इस तरह की आती थी। अब कुछ ऐसा हुआ है नरेंद्र मोदी के समय से कि एसपीजी जो है एक सपोर्टिंग रोल में दिखाई देता है, कोऑर्डिनेशन में दिखाई देता है। कोई शिकायत मैंने एसपीजी की नहीं सुनी किसी पत्रकार से, मौके पे किसी नेता से, किसी और से। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर ये रहता है इसमें। वहाँ क्या लोग उलझ जाते हैं, वहाँ पे सारी यात्रा का मज़ा ख़राब हो जाता है उससे जो है। तो एक वोट ऑफ थैंक्स जो है ना, इस एसपीजी को भी साथ साथ उसके जाना चाहिए, सीएमओ पीएमओ के साथ साथ, ऐसा मेरा मानना है। सर, वैसे तो आपने अग्री कर ही लिया है, लेकिन मैं चाहूँगी ज़रा विस्तार से आप इसका जवाब दें। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बड़ा रोल रहा है इस प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ में, आप कितने सहमत हैं इससे? उन्होंने इस रोल को जिया है। नरेंद्र मोदी के बाद कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पे है मौके पे खड़ा हुआ, जो राम में था, पूरी तरह से राम भक्ति में डूबा हुआ था,
और उन्होंने कहा कि मेरी 3 पीढ़ियाँ इस काम में लगी हुई थी, मेरे दादाजी के समय से हम इस काम में थे, हमारा मठ है जो गोरखपुर का वो इस काम में लगा हुआ था। तो उनको बड़ी खुशी हुई और उन्होंने कहा सबसे खुशी की बात है कि मंदिर वहीं बना जहाँ हमने सौगंध खाई थी कि मंदिर वहाँ बनाएंगे एक तरह से जो है। तो योगी एक चेहरा है यूपी के अंदर जो है, और भक्ति में डूबे रहते थे। अब ये जो राम मंदिर का हुआ है वो उनका जो बेसिक कैरेक्टर है, जो बेसिक तासीर उससे मेल खाता है, धर्म, संस्कृति, भगवा वस्त्र, जाना आना, दैट वे है, तो गदगद हैं वो। और सबसे बड़ी बात है कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रखा उन्होंने पीएम के साथ जो है। वरना ऐसे आमतौर पे क्या होता है, आगे पीछे हो जाते हैं लोग जो है, बैलेंसिंग नहीं हो पाता, कितना प्राइम मिनिस्टर आगे चले, योगी कितना पीछे चले, कितना कौन रहे, किसको कितना महत्व मिले। और बड़ा डिसेंट उन्होंने डिसिप्लिन अपना बिहेवियर रखा, तो कहीं ऐसा नहीं दिखाई दिया प्राइम मिनिस्टर उनके बीच में कोई गैप किसी चलने में, आने में, जाने में। प्राइम मिनिस्टर तो लीडर हैं, लीडर को आगे चलना ही होता है। तो क्या है, नंबर 2 जो आदमी थोड़ा सा पीछे ही चलता है, वो ऐसी बातें काउंट होती हैं इस तरह से। तो मोदी ने बहुत बढ़िया, योगी ने जो है बहुत बढ़िया ये बैलेंसिंग मेंटेन किया और सारे लोग खुश हैं इस बात से। कहीं कोऑर्डिनेशन का इशू मैंने अयोध्या में नहीं देखा इस तरह का कि जिनको बात आई हो, कभी एसपी से कोई बात होगी हो या पीएम की टीम से कुछ बात होगी हो। परफेक्ट, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, जिसे कहते हैं इन ट्यून। और योगी प्रसन्न है, योगी गदगद है, उनके राज्य के अंदर मंदिर बना है जो है, और वो भी बेसिकली हैं तो धार्मिक संस्कृति के वही व्यक्ति ना उस तरह के। आप मान लीजिए कि छोटे नरेंद्र मोदी, आप इन्हें टू सम एक्सटेंट जहाँ धर्म का सवाल आता है तो आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी तो विशाल काय हैं, उसके नीचे एक व्यक्ति हाथ जोड़ के खड़ा है उसी मुद्रा के अंदर, जैसे योगी हैं, आदित्यनाथ योगी हैं, दैट वे हैं। तो गदगद हैं वो अपने सारे, उनके राज्य में सभी हो रहा है, अयोध्या उनके प्रांत में है, खुश हैं। सर, इन चेहरों के बीच में एक चेहरा नृपेंद्र मिश्र का, उनकी भूमिका आप इस महायज्ञ में कैसे देखते हैं राम मंदिर निर्माण को लेकर? ही इज़ बेसिकली साइलेंट परफॉर्मर, साइलेंट वर्कर। प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे कई साल तक। प्राइम मिनिस्टर चाहते थे भरोसे का एक आदमी वहाँ पे एफिशिएंट भी हो और कॉम्पिटेंट हो, कोऑर्डिनेशन लेके चले, तो उसको भेजा गया वहाँ पे जो है। उन्होंने काम बखूबी किया। 3500 करोड़ का चंदा आ गया उनके उसमें। चंदा तो खैर नरेंद्र मोदी की ब्रांड वैल्यू से, ब्रांड एम्बेसडरशिप से आता है, लेकिन जो भी था 2000 करोड़ का बजट खर्च हो चुका, हो सकता है 3000 करोड़ तक पहुँच जाए। जो निर्धारित था पहला चरण वो समय पर उन्होंने पूरा किया। दूसरा चरण जो है अब दिसंबर इसी साल पूरा हो जाएगा। फिर बचे हुआ जो कुछ काम वाम है, तीसरा चरण या मिसलेनियस काम जो है वो 25 में हो जाएंगे। नरेंद्र मिश्रा ने अपना जो रोल है बखूबी किया और लाइमलाइट में नहीं आए, साइलेंट परफॉर्मर रहे। 1-2 चैनल्स ने जो थोड़ा बहुत चलाया उनका, बाकी साइलेंट परफॉर्मर रहे, लो प्रोफाइल रहे, काम अच्छा किया उन्होंने। आई थिंक एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग हिज रोल। सर, इस बार पुरानी परंपरा और पूर्वाग्रह को छोड़ते हुए इंटरनेशनल मीडिया ने जबरदस्त कवरेज दी, राम मंदिर को भी, नरेंद्र मोदी को भी। तो इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बदलाव तो ऐसा है कि जो यथार्थ है, यथार्थ को इग्नोर ज़्यादा दिन तक आप नहीं कर सकते। योर बायस कांट ओवर रूल द ग्राउंड रियलिटी, जिसे कहते हैं। आपका पूर्वाग्रह जो है ग्राउंड रियलिटी को ओवर रूल नहीं कर सकता। तो सबने तारीफ़ की, बड़ी घटना थी, ऐतिहासिक घटना थी, वर्ल्ड क्लास घटना थी, एक ग्लोबल घटना थी। तो आप देखिए ना, अमेरिकन जो ब्रॉडकास्टर है NBC, उसने जिक्र किया इसका, ABC ने जिक्र किया, रशिया टुडे करके है वहाँ सिस्टम ब्रॉडकास्टिंग का, उसने किया। आपके दुबई के अखबार निकलता है गल्फ टाइम्स, उसने अच्छा मेंशन किया। और एक और कंट्री है वहाँ, उन्होंने बहुत अच्छे से, उसने BBC ने बहुत अच्छे से लिखा। इन सब ने मेंशन किया। कहीं कहीं लाइन जरूर उन्होंने मेंशन कर दी कि मस्जिद को तोड़ा गया था, ढांचा तोड़ा गया था। स्टोरी जो लिखते हो बैठ के 2 लाइन तो आपको लिखी जाती है। बाकी बाय एंड लार्ज नरेंद्र मोदी का अप्रिसिएशन था, उनका रिकॉग्निशन था और मीडिया ने उनको रिकॉग्नाइज किया। इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छी बात है। सर, बहुत बड़ा मौका था, लेकिन इसके बावजूद कुछ शंकराचार्यों की तरफ से सुनने में आया कि असहमति जाहिर की गई थी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। कैसे देख रहे हैं? एक्चुअली तो क्या है कि क्षमा कीजिए, शंकराचार्य धीरे धीरे कुछ इररिलेवेंट होने लगे हैं जनता के सामने। जनता का आवेग और जनता का वेग इतना ज़बरदस्त है नरेंद्र मोदी के प्रति, वो जो कहते हैं जनता उसको करती है, उसको मानती है। आचार्य क्या कहते हैं ज़्यादा ध्यान लोग देते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनकी प्रतिष्ठा और उसको स्वीकार करता हूँ आचार्यों की। लेकिन आप ये देखिए, 2 ने विरोध किया या सहमति व्यक्त नहीं करी, बाकी 2 ने बड़ी तारीफ़ करी। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा कि नरेंद्र मोदी के बिना मंदिर बन ही नहीं सकता था। और दूसरे अवध्यानंद, क्या उनका नाम है, हाँ विश्वानंद जो हैं, उन्होंने इतनी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि मोदी हिंदू भावनाओं का ध्यान रखते हैं, हम उनके आलोचक नहीं हैं, हम उनके प्रशंसक हैं। और जो उन्होंने ये हिंदू मान सम्मान का काम, इसलिए हम उसकी तारीफ़ करते हैं। और उन्होंने कहा कि देश का पहला, एक तरह से कहना चाहिए कि मजबूत या मर्द प्राइम मिनिस्टर है जिसने मंदिर बनवा दिया। तो ठीक है, कुछ लोगों की असहमति थी, लेकिन इतने बड़े समुद्र में, एप्रिशिएशन के इतने बड़े समुद्र में, 140 करोड़ लोगों के समुद्र में, ये सब छोटा मोटा डिसेंट, वॉइस ऑफ डिसेंट चलती है। सर, भारत में हर मुद्दे पर राजनीति होती है, तो अब 2024 से पहले विपक्ष ने जाति जनगणना, OBC आरक्षण, तमाम ऐसे मुद्दे उठाए, लेकिन आपको लगता है कि मंदिर काट के सामने सब पिट गए? इंडिया गठबंधन तक बना पर वो भी धुल गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये मंदिर का मुद्दा बड़ा ज़बरदस्त है इस समय,
और उससे बड़ी घटना है नरेंद्र मोदी ने मास्टर कार्ड खेला कल, जो आपने देखा स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का जो है। और पहली बार मैंने देखा कि अदर देन बीजेपी अटल बिहारी के अलावा, स्वर्गीय अटल जी के अलावा, उन्होंने अपना खुद लेख लिखा उनके उसमें, और एक आगे सामाजिक जो न्याय है उसके प्रेता थे। इनका कंट्रीब्यूशन अच्छा था, हमने इनसे प्रेरणा ली है। हमने 25 करोड़ लोगों को जो है गरीबी की रेखा से बाहर निकाला है। आज कर्पूरी जी होते तो उन्हें सब देख के बहुत अच्छा लगता। तो एक मास्टर कार्ड उन्होंने कल प्ले कर दिया। जाति गण का जो मुन्ना है, जो बिहार से जो जातिगत गणना का जो मुद्दा उठा है, उसको उन्होंने एकदम से, जिसे कहना चाहिए, धराशायी किया। और फिर दूसरी बात है, उसके जो प्रमोटर हैं नीतीश कुमार और ये हैं, वो सब एक तरह से शरण में खड़े हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। कल उन्होंने कहा कि हमारी बहुत पुरानी मांग थी, इसे आपने पूरा किया, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। तो लोग ये अपेक्षा कर रहे थे कि नीतीश कुमार आज माला लेके प्रधानमंत्री द्वार पे खड़े होंगे, लेकिन अब खबर ये आई है कि वहाँ टूट हो रही है पार्टी के अंदर, सरकार अल्पमत लाने की बात चल रही है। तो मैं समझ नहीं पाया कि अमित शाह की क्या रणनीति है वहाँ पे, कैसे किस तरह से इसको करना चाहते हैं। लेकिन एक झटके में उन्होंने जेडीयू के प्रभाव को दलितों पे, पिछड़ों पे, जिसे हम कहते हैं, उन ओबीसी पे, सब पे जो है वो प्रभाव को, एक कर्पूरी ठाकुर को ये दे करके भारत रत्न जो है उसको तोड़ा, उस प्रभाव को, और एक बड़ी संख्या में वहाँ का जो ये है मोमेंटम जो है उसको अपने पक्ष में किया है कुल मिला के जो है। सर, भगवान राम का एजेंडा प्रधानमंत्री लगातार लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का साथ भी है, काम और राम दोनों का साथ है। क्या ये नया नैरेटिव है? किससे समय? बिल्कुल नैरेटिव है और सक्सेसफुल नैरेटिव है ये। प्रधानमंत्री मंदिर के साथ जहाँ जहाँ गए उन्होंने बड़े मेजर प्रोजेक्ट वहाँ पे अनाउंस किए हैं उन्होंने जो है ये। पहला तो उन्होंने कहा 10 साल मेरी सरकार का कामकाज कैसा रहा, ये उन्होंने सरेआम कहा। फिर उन्होंने कहा कि तीसरी अर्थव्यवस्था हम बनाएंगे संसार में। अर्थव्यवस्था को जोड़ा मंदिर के उद्घाटन से और हज़ारों करोड़ के प्रोजेक्ट दिए। उदाहरण के तौर पे अयोध्या इटसेल्फ अगर आप देखते हैं, अब आप देखिए ये वहाँ ये महाराष्ट्र में बम्बई में जो पुल बना है, बड़ा जो है एक समुद्र पुल है, सबसे बड़ा जो पुल है, अटल सेतु जो बना है वहाँ पे जो है आप देख रहे हैं विजुअल कैसे नरेंद्र मोदी ने इसको बनवाया, इसका उद्घाटन किया है वहाँ पे जाके जो है। इसके बाद आप देखिए तमिलनाडु गए, वहाँ पे वो तिरुचिरापल्ली में तो 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट वहाँ अनाउंस किए उन्होंने जा करके जो है। फिर इधर केरल में गए 4,000 करोड़ के वहाँ अनाउंस किए। वाराणसी गए 20,000 करोड़ के वहाँ अनाउंस कर दिए। अयोध्या में 1,500 करोड़ का एयरपोर्ट बना दिया, 2,300 करोड़ की रेलवे लाइन डलवा दी जा करके जो है। लक्षद्वीप गए तो 2,000 करोड़ उनको दिया है जा करके। तो इस तरह से क्या है कि वो ये कहना चाहते हैं कि विकास और धर्म दोनों साथ साथ चलेंगे। नया मॉडल है गवर्नेंस का एक तरह से जो है, और उसको उन्होंने सिद्ध किया। सर, प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यम उपवास किया और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि भजन रिलीज हुए। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर उनको साझा किया, जिसकी चर्चा पूरे देश में है। इसको आप कैसे देखते हैं? भाई देखिए, नरेंद्र मोदी ब्रांड मास्टर हैं एक तरह से। मैं कहता हूँ वर्ल्ड क्लास ब्रांड बनाने वाले व्यक्ति हैं। जिसको वो छूते हैं वो सोना बन जाती है। इसलिए मैंने कहा था दक्षिण के मंदिर सुपर हिट हो जाएंगे। तो आप देखिए भजन उन्होंने क्या किया, एक सिंपल भजन उन्होंने लोगों के रिलीज़ किए। रोज़ एक भजन चलता था हमारे यहाँ जो है ये, और भजन सुपर हिट हो गए, लाखों लोग उसको सुनते हैं। एक नई कल्चर आ गई देश के अंदर जो है। तो ये तो उनका ब्रांडिंग का और उसका उनका खुद का जिस तरह का वो करते हैं उसको, और जनता पसंद करती है कुल मिला के। तो इस वजह से सुपर हिट आ गया जो ब्रांड हुआ। मंदिर में भजन चले और देखना आप वो भजन कितने बिकेंगे थोड़े दिनों में। आप मार्केट से उनकी फिगर लेना, वो भी फिगर क्रैश करेगी वहाँ पे जो है। तो नरेंद्र मोदी, तो मैंने कहा ना कि एक चमत्कार है। मतलब कोई क्षेत्र उठा लो, राजनीति ले लो, ब्रांडिंग ले लो, आप धर्म ले लो, उपासना ले लो, आध्यात्म ले लो, इज ऑल इन वन। सर, देश में लगातार राम गूंज सुनाई दे रही है, जिसका जिक्र आपने भी किया, लेकिन राहुल गांधी ने भी 14 जनवरी से मणिपुर से अपनी यात्रा शुरू की। क्या राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अश्वमेध घोड़े को रोक पाएगी? और आखिर उनको मंदिर जाने से क्यों रोक दिया गया समय उसी तारीख को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी? FIR भी दर्ज करवा दी गई उनके खिलाफ। दो अलग अलग प्रश्न हैं। देखिए, अश्वमेध घोड़े को तो कोई रोक नहीं पाता, आप जानते हैं। और नरेंद्र मोदी का रथ है, घोड़ा है, तो कौन रोकेगा? अमित शाह उसके आगे प्रधान सेनापति हैं, कौन रोकेगा? रोकने का कोई चांस नहीं है। और तो 400 सीटों की बातें चल रही हैं जहाँ, तो रोकने का कोई इशू नहीं है। रही बात राहुल गांधी की, तो जो आसाम में जो कुछ हुआ, तो 2-3 बातें हुई। पहले एक तो नागालैंड में कहीं थे, तो जिस बस में जा रहे थे कुछ लोगों ने नारे लगा दिए मोदी मोदी करके जो है, और कुछ ऐसी बात कही तो उनको गुस्सा आ गया, उस उतर के नीचे बस से नीचे आ गए। अच्छा नहीं था, थोड़ा मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी उनको, थोड़ा ज़्यादा मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी। फिर आसाम में आ गए, तो आसाम वाली बात थोड़ा सा डिबेटेबल इन द सेंस है। वो ये कहते हैं जिस मंदिर में पूजा करने जा रहा था, मेरे पास परमिशन थी मैनेजमेंट कमेटी की, बाद में ऐन वक्त उस कमीशन को रद्द कर दिया गया। उनका कहना था कि ये चीफ मिनिस्टर के प्रभाव में रद्द किया गया है ये, और मैं जाऊँगा। तो गए वहाँ पे, तो रोका उनको पुलिस ने, नहीं जाने दिया अंदर जो है। तो उन्होंने कहा मुझे मेरा कसूर बताइए, मेरा कसूर क्या है इसके, दैट जो है। तो ऐसा लगा इस केस में कि शायद राहुल गांधी का केस थोड़ा सा रीजनेबल दिखा और सरकार का पक्ष थोड़ा सा
कमज़ोर दिखा। मतलब सरकार कुछ भी कर सकती है, करती है। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर और गांधी परिवार की पुरानी है कटुता, ये जो कही आपस में, तो एक्स्ट्रा कटुता का रोल भी आदमी प्ले करता है। लेकिन कुल मिला के मेरा कहना ये है कि इस घटना को रोका जा सकता था। राहुल गांधी क्या करते हैं मंदिर में जाके भी। आज नरेंद्र मोदी का चेहरा इतना बड़ा हो गया है, विशाल का है, उनका कद इतना बड़ा हो गया है, ये छोटी छोटी बातें को प्रभाव डालने वाली नहीं है। लेकिन होता क्या है कि मोर लॉयल देन द किंग। कुछ लोग कभी ये सोचते हैं ना, जैसे कि खुश होंगे लोग जो है, तो कभी कभी अति उत्साह में भी कोई काम हो जाता है। मुझे केस की मेरिट मालूम नहीं है, हो सकता है कि उन्होंने कहा भड़का रहे थे उनको, जो उनके साथ मीडिया एडवाइज़र और ये जो लोग हैं भड़का रहे थे इनको वहाँ पे, तो हो सकता है भड़काने की बात उनका मैं मेरिट इसके सबूत ला के दूंगा, चीफ मिनिस्टर ने करूँगा। लेकिन कुल मिला के है कि ऐसे समय में जब सारा राष्ट्र, सारी भाजपा जो है नरेंद्र मोदी का उत्सव मना रही है, रामलला का उत्सव मना रही है, ठीक है ना, एक चक्रवर्ती राजा के रूप में जिसे कहना चाहिए नरेंद्र मोदी की ताजपोशी हो रही है, वहाँ क्या छोटी छोटी घटनाएँ करते हैं। आप मत करिए ये, ऐसे क्या है कि आप ऐसा कोई काम मत करिए जिससे नरेंद्र मोदी की जो आज इमेज है उस पर कोई नेगेटिव रिफ्लेक्शन जाता हो। इसलिए वो प्रधानमंत्री हैं, पार्टी के नेता, आप कुछ भी करेंगे तो थोड़ा बहुत लोग कहेंगे, उसे जोड़ेंगे बात को जो है। तो ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हुआ विदाउट गोइंग इन मेरिट्स ऑफ द केस। और मैं सबको ये सलाह देना चाहता हूँ इसमें अगले कुछ महीनों के लिए, खास करके भाजपा के लोगों को, नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को, भाई कुछ मत करिए, कृपा करके बैठिए, बस केवल भगवान राम की मूर्ति देखिए, नरेंद्र मोदी का भाषण सुनिए, ऑडियो देखिए। और चुनावी जीतना है ना, अल्टीमेटली आप जीत जाएंगे घर बैठे बैठे, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के ऐसा कोई काम मत करिए जिससे नरेंद्र मोदी का जो विशालकाय व्यक्तित्व उभर के सामने आया है उस पर कोई छींटा लगाने की बात आए। तो काइंडली डोंट बी मोर लॉयल देन द किंग। सर, एक तरफ पूरा देश उत्सव मना रहा था, लेकिन राहुल गांधी ने महत्व दिया अपनी यात्रा को। अब बजट सत्र के लिए क्या वो भाग लेने के लिए वो यात्रा छोड़कर दिल्ली आएंगे? आ सकते हैं। अब पिछली बार तो ये जो शीतकालीन ये जो पिछला सेशन था उसमें तो नहीं आए वो, और केसी वेणुगोपाल भी उनके साथ में नहीं आए। लेकिन अब ये बजट सेशन अंतिम है और बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसमें क्या राष्ट्रपति इसका करती हैं उद्घाटन एक तरह से जो है, उसके बाद में फिर बहस होती है। बहस पिछली बार राहुल गांधी ने बहस को ओपन किया था, और वो करते हैं कि नहीं, उसमें प्रधानमंत्री का भाषण होता है। तो अभी कोई निश्चितता नहीं है। मेरिट तो कहती है उनको आना चाहिए, एक दिन की यात्रा छोड़ करके आते रहते हैं। खड़गे का जो ताजपोशी स्थित उस दिन आए थे एक दिन के लिए वहाँ छुट्टी लेकर, और भी कभी आ जाते हैं जो है। तो उनको ऐसे लोकतंत्र में जिम्मेदार पार्लियामेंट्रियन के नाते आना चाहिए, भाग लेना चाहिए, और बैठ के अपने भाषण के बाद में नरेंद्र मोदी का भाषण भी सुनना चाहिए जो है। तो लेट्स सी व्हाट फाइनली हैपेंस। सर, प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर देश की बड़ी शख्सियतें पहुंची, हर फील्ड से जुड़े हुए बड़े बड़े लोग पहुंचे, लेकिन सोनिया गांधी और खड़गे ने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। उसको लेकर बाकायदा बयान भी एक तरफ से जारी किया गया था। उसके बाद राहुल गांधी ने यूटर्न भी लिया। इन तमाम पहलुओं का असर 24 के चुनाव में कांग्रेस की जीत की संभावनाओं पर कितना पड़ेगा? देखिए, ये तो अलग मुद्दा है। ये नहीं होता तब भी कहते हैं ना, एक वो गाना आता नहीं, ये तो होना ही था, ये नहीं तो कोई दूसरा गम होना था जो है। तो कांग्रेस को तो हारने के चांसेस हैं। आज के तारीख में नरेंद्र मोदी खड़े हैं जहाँ पे सामने, उत्तर भारत में खड़े हैं, अयोध्या खड़ी है, आप कहाँ जीते, इक्का दुक्का जीतेंगे। उस संभावना को आपने और ठुकराया एक तरह से जो है। 20 दिन लगा दिए सोनिया गांधी खड़गे ने तय करने में कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे मंदिर में। 20 दिन बाद कह दिया कि अस्वीकार करते हैं हम उसको जो है। फिर बाद में पार्टी में विद्रोह के हालात बने, अविनाश पांडे यूपी चले गए, कुछ और लोग वहाँ चले गए, वो शशि थरूर चले गए, और कहीं चले गए, हिमाचल का एक मिनिस्टर चला गया। तो उन्होंने देखा अरे बगावत टाइप नहीं हो जाए, तो राहुल गांधी ने बीच में कहा यू टर्न लेते हुए कि धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, अगर कोई जाता है तो हमारी पार्टी उसे रोकेगी नहीं। बट डैमेज ऑलरेडी डन। और उसका परिणाम क्या निकला? कोई नहीं पहुंचा इस डर से राहुल गांधी के, उससे न कोई सहयोगी दल पहुंचा वहाँ पे। तो इट वाज ए सुसाइडल एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ कांग्रेस, दैट्स ऑल। सर, कांग्रेस शासित राज्यों में से सिर्फ एक मंत्री को इन्विटेशन दिया गया था, जिनका जिक्र आपने किया, विक्रमादित्य सिंह को। ऐसा कारण क्या रहा है इसके पीछे? उसका एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड है। देखिए, जो इन्विटेशन दिए गए हैं बहुत सोच समझ के और हर एक बैकग्राउंड के साथ दिए गए हैं। वहाँ पे उनके पिता वीरभद्र सिंह जो है मुख्यमंत्री रहे लंबे समय तक जो है, और वो जब मुख्यमंत्री थे तो पहली बार उन्होंने एंटी कन्वर्जन लॉ जो है ना पास किया था, अर्थात ईसाई प्रभाव को रोकने के लिए वहाँ पे कानून लाए थे। तो सोनिया गांधी ने बुला के डांटा था भी तुम क्या कर रहे हो, ईसाई प्रभाव रोकने के लिए वहाँ पे तुम कानून ला रहे हो। तो उसने जो ईसाई उस एंट्री को रोकने के लिए जो किया, एंटी कन्वर्जन लाया, उससे केंद्र वाले प्रभावित थे, भाजपा वाले। तो अब जब मौका आया तो उन्होंने निमंत्रण भेजा और ये कहा भी आपके पिताजी ने जो अच्छा काम किया था उसके लिए हमने पारिवारिक रिश्तों के नाते आपको भेजा है। तो अच्छी बात है, गए वो वहाँ पे, देखा उन्होंने। जाना चाहिए भगवान राम के दरबार में, सबको जाना चाहिए, और अच्छा किया उनको इन्वाइट किया। तो इट वॉज ए रिकॉग्निशन ऑफ देयर ओल्ड रिलेशनशिप एंड सम सॉर्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू हिज फादर, जिसने उसमें एंटी कन्वर्जन लॉ लाया जो बीजेपी को मेंटली सूट करता था।
सर, कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन ने भी प्रथम चरण में प्राण प्रतिष्ठा का कहीं ना कहीं विरोध किया और फिर बाद में उनकी तरफ से यू टर्न लिया गया, भूल चूक जो हुई उनसे उसे सुधारा गया। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, उनको भी महसूस हुआ कांग्रेस की लीडरशिप में पहले गलती हुई, बाद में उनको लगा कि इंट्रोस्पेक्शन में क्या गलती होगी, सुधारो इसको। तो अलग अलग ढंग से अलग लोगों ने सुधारा उसको, और शरद पवार ने का भी निमंत्रण स्वीकार करते हैं, हार्दिक धन्यवाद देते हैं, लेकिन जाएंगे 22 तारीख के बाद। तो क्या कोई बात नहीं। उद्धव ठाकरे जो है वो मंदिर में चले गए वहाँ पे कहीं करने के लिए, उन्होंने मान लिया उस बात को जो है। और फिर दूसरा उसके बाद में जो आपके अखिलेश यादव हैं, उनका परिवार के साथ जाऊँगा मैं, कोई इशू नहीं है। नीतीश कुमार के मंत्री ने कहा हम सीतामढ़ी को डेवलप करेंगे इन ए वन वे और द अदर वे। और दूसरा जो ममता बनर्जी है, उन्होंने वहाँ पे कहा मैं तो काली की पूजा करती हूँ, हमेशा काली की पूजा कर रही हूँ। तो सब लोगों ने रस्ते अपने, और वहाँ जो सिद्धारमैया हैं उन्होंने कह दिया जय श्री राम। शिव कुमार ने कहा मंदिर के साथ जाएंगे, स्कूलों में मंदिरों जो मंदिर है वहाँ पूजा वूजा करवाएंगे खास तौर पे जो है। तो क्या हुआ कि घर के रहे ना घाट के रहे ना वे, कांग्रेस प्लस ऑल दीज पार्टीज कोई एक स्टैंड नहीं ले पाए उसमें जो है। एंड नाउ इट वॉज टू लेट टू टेक ए यू टर्न एंड टू हैव एनी बेनिफिट, सो इट ऑल कोलैप्स्ड। जी सर, क्या कांग्रेस पार्टी में वैचारिक जड़ता आ गई है, आपको क्या लगता है? वैचारिक जड़ता की बात ऐसी आती है कि हर पार्टियों में क्या होता है कि दो गुट होते हैं विद इन सेम पार्टी। अब कांग्रेस में वो स्थिति नहीं रही। एक ज़माना था जब लाल बहादुर शास्त्री भी थे, जवाहरलाल थे, अलग विचारधारा थी, मदन मोहन मालवीय थे उस समय, वो अलग विचारधारा थी, पुरुषोत्तम थे उसमें, वो अलग विचारधारा थी। तो अलग अलग लोग अलग अलग विचारधारा को रिप्रेजेंट करते थे। अब वो चीज़ नहीं है। कुछ लोग कांग्रेस में हिंदू विचारधारा को सपोर्ट करते थे, कुछ लोग मुस्लिम विचारधारा सेकुलर को सपोर्ट करते थे। अब वो नहीं है। अब तो एक्चुअली लीडरशिप है नहीं ना इन ए वे। राहुल गांधी का कोई एक डेफिनेट वो नहीं है थॉट या प्रोसेस। जैसे आपने देखा ना, इसमें पहले मना किया, फिर यू टर्न लिया, फिर 20 दिन तक लेके बैठे रहे। तो कांग्रेस में क्या है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है इस समय जो है। तो इसे कह सकते हैं कि एक तरह से जड़ता है जो पार्टी के हित में नहीं है। सर, लेकिन राजनीति की एक ऐसी विडंबना है कि जिस मंदिर का ताला स्वर्गीय राजीव गांधी जी के कार्यकाल में खुला, उसी मुद्दे को छीनकर बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर बना दिया। ये नैतिक साहस की बात है। आप और तो और छोड़िए, आप राजीव गांधी अरुण नेहरू की बात छोड़िए, आप नरसिम्हा राव की बात छोड़िए, आप किसी और देवगौड़ा की बात छोड़िए, आप तो अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी की बात कर लीजिए जो है। ये लोग गए अयोध्या, वहाँ पे नहीं गए। क्यों नहीं गए? मन में था कि ये मर्यादा है संविधान की, उसके प्रतिकूल कहीं काम नहीं हो जाए, ठीक है ना। अब क्या, लीडरशिप बदल गई, लीडरशिप चेंज है जिसे है। तो जो दूसरे शब्दों में जिसे कहते हैं ना कि बोलचाल की भाषा में विचारधारा अलग अलग होती है। तो कुछ लोग कहते हैं माई फुट, मैं तो करूँगा जो मुझे करना है जो है ये। तो जो नई लीडरशिप आई उन्होंने इसको इग्नोर किया पुरानी बात को, और देखिए किस डिसाइसिव तरीके से मंदिर बनाया वहाँ पे जो है। तो ये है अपना अपना तरीका काम करने का। सर, लेकिन 1989 में जब पालमपुर में हिमाचल प्रदेश में जब राम मंदिर बनाने का प्रस्ताव पास हो गया था, तो 32 साल तक पार्टी ने क्या किया? और दूसरा, जब 1954 से जो धारा 370 हटाने की मांग इतनी तेज थी, वो 5 अगस्त 2019 तक जाकर पूरी नहीं हो पाई। देखो, तो नीति में लिखा था कि 370 अमित शाह रोल प्ले करेंगे, राम मंदिर नरेंद्र मोदी आएंगे वो रोल प्ले करेंगे। हालांकि राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट में अमित शाह का रोल था, मेजर रोल था। तो नीति में क्या लिखा होता है। अब आप देखिए ना, ये नैतिक साहस की बात है। वंस अगेन 1989 में हुआ, 91 में मस्जिद गिर गई, ठीक है ना। तुरंत एक्शन होना चाहिए था कुछ ना कुछ जो है। किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोर्ट कचहरी मामला चलता रहा। ये लोग अगर नहीं आते अमित शाह नरेंद्र मोदी, तो केस डिसाइड ही नहीं होता सुप्रीम कोर्ट में भी जो है। तो 32 साल तक कोई एक्शन नहीं हुआ। ऐसे ही देखिए 370 की बात चलती रही। मुझे किसी ने कहा कि शुरू में मंशा ऐसी भी थी पहले टाइम में बीजेपी में कि मुद्दा बना दो, थोड़ा सा इसको डेफर कर दो, ताकि विचार बना रहे कि हम ऐसा करेंगे और जनता हमसे जुड़ी रहे। लेकिन ये डिसाइसिव लोग हैं, नरेंद्र मोदी अमित शाह लोग हैं, डिसाइसिव करते हैं काम जो है। तो उन्होंने कर दिया। इसीलिए तो फिर नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा उस दिन वहाँ पे कि हमने जिस कहना चाहिए कि जिस ताकत, सत्य, जिस अथक परिश्रम, यूँ कहिए आप उसको, जिस अथक परिश्रम, पूजा उपासना का जितना परिश्रम चाहिए था इन सालों, इस सदियों से जो चल रहा था जो है, तो भगवान राम, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, ठीक है, आप हमें क्षमा करिए कि हम समय पे काम नहीं कर पाए। अब उनके एक मैसेज में सारी बातें क्लियर हैं, लिखी हुई हैं कि लोगों ने पहले नहीं कि हमें काम करना पड़ा आकर के जो है। तो उन्होंने कहा जितनी इसमें साहस, नैतिक बल और चाहिए था वो उसमें नहीं था, उसका मैसेज ये है। तो खुद उन्होंने स्वीकार किया, नरेंद्र मोदी ने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया इस तरह से भगवान से, एक टैक्टफुल तरीके से कहा कि ईश्वर हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि सदियों तक हम आपके लिए ये काम नहीं कर पाए।
जी सर, क्या ये एकमात्र संयोग है कि पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे अलग अलग दिन एक ही मंदिर में जाकर नासिक में पूजा करते हैं? और क्या ये भी सच है कि उद्धव ठाकरे को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण स्पीड पोस्ट के जरिए मिला? देखो, जो बात है ना कि एक दिन करने वाली, तो सही है बात वो। अब वो देखिए, नरेंद्र मोदी का सूचना तंत्र तो आप जानते हैं ना, और स्मार्ट पॉलिटिशियन तो हैं ही। एट द एंड ऑफ द डे कितने बड़े हों, लेकिन एक बेसिकली पॉलिटिशियन थे ही ना। प्रधानमंत्री हैं या चक्रवर्ती सम्राट हैं, जो भी हैं जो है, तो उनको लगा होगा आइडिया इसके अंदर के भी ठीक है, वो जा रहे हैं वहाँ पे, ये भी हो सकता है। तो वो गए महाराष्ट्र में, ये जो अटल सेतु का जो उद्घाटन किया उन्होंने, तो मन में है कि चलो यहाँ तक आए हैं तो चलो नासिक भी चलते हैं आगे जाके। नासिक में शायद काला मंदिर ऐसा कुछ है, राम मंदिर जो है, तो वहाँ जाके उन्होंने उसकी उपासना वगैरह कर ली पहले वहाँ, और बाद में उद्धव ठाकरे वहाँ पहुँचा। तो क्या बैटल ऑफ विट्स होता है इस तरह से कि पहल नरेंद्र मोदी के पास ही रही, मतलब बीजेपी के पास रही, और वो गए बाद में। तो फिर ऐसा होता है, मेरे स्टेट ऑफ माइंड है एक तरह से। लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी ने स्मार्टली प्ले किया एक तरह से, और गए वहाँ पे, और संयोग ही कह सकते हैं इसको। मैं नहीं मानूंगा स्मार्टली प्ले किया, छोटी सी बात, इसलिए क्या तो प्राइम मिनिस्टर सोचेगा। और उद्धव ठाकरे आज कहाँ स्टैंड है प्राइम मिनिस्टर के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने, दैट वे। तो आप तो यही कंक्लूड करिए कि इट वॉज ए कोइंसिडेंस, वो पहले गए और वो बाद में वहाँ पे गए। तो सर, लेकिन पूरे विपक्ष को लेकर क्या ख्याल है आपका? अगर हम पूरे विपक्ष की बात करें, जो पहले से विभाजित विपक्ष था, क्या राम मंदिर के मुद्दे पर एक बार फिर से विभाजित हो जाएगा? इसकी संभावना तो है, वो तो ऑलरेडी हो ही गया ना। अब आधे लोग कांग्रेस को मतलब मनी मन रो रहे हैं एक तरह से कि मरवा दिया, तो बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि आपने पहले तय किया, नहीं हमने भी तय किया नहीं जाएंगे, बाद में आप बदल गए, हमें बदलना पड़ा जो है। तो उससे क्या ना, एक जो आपका डिफरेंस ओपिनियन तो बढ़ता है ना, साइकोलॉजिकली, और वैसे भी है। तो ये पक्की बात है ये कि राम मंदिर का मुद्दा जो आया, भाजपा के लिए तो वरदान बन के आया, और इंडिया के लिए जो है ना एक विघटनकारी, एक डिवाइडिंग फोर्स टू सम एक्सटेंट। हो सकता है 20% नुकसान हुआ, 30 हुआ, इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन नुकसान हुआ उनकी एकता को, और डिफरेंसेस की जो खाई थी वो इससे और बड़ी होगी। सर, ये कितनी अद्भुत बात है कि कितना उत्साह था देश के कोने कोने में लोगों को कि राम मंदिर निर्माण में लोगों ने सहयोग किया, और ना सिर्फ देश विदेशों से सहयोग किया, गिफ्ट आए सब राम मंदिर के लिए। उसको आप कैसा देखते हैं? ये भावना है राष्ट्र की, लोगों का प्यार है, मोहब्बत है राम के प्रति, भगवान के प्रति। आप देखिए, मैं देख रहा था कि वो जो मूर्ति बनी है, उसमें जो मूर्ति में जो पत्थर लगा है, वहाँ से पत्थर आया, तो उस आदमी ने, ठेकेदार ने कहा कि ये तो 3 अरब साल पुराना है जिसको लगाया गया वहाँ पे। ऐसे ही क्या है कि वहाँ से अलीगढ़ से किसी ने ताला भेज दिया, किसी ने क्या है कि पता नहीं कितने क्विंटल घी भेज दिया, किसी ने धूप अगरबत्ती भेज दी। तो लोगों की जनमान भावना है, लोगों का स्नेह है, प्यार है भगवान के प्रति, तो सारा राष्ट्र इसमें इन्वॉल्व हुआ, और ये क्रम चल रहा है वहाँ पे। और आप, मुझे कोई बता रहा था आज वहाँ पे यूपी सरकार की एफिशिएंसी आप देखिए वहाँ पे, इस तरह से जो है ना कि लाखों लोग रोज़ वहाँ पे है ना, जो भंडारा है उसमें खाना खा रहे हैं वहाँ पे। और यूपी सरकार की तारीफ की बात जो चल रही थी, तो उसमें एक बड़ी बात मैं कहने से भूल गया, ये जो है कि आप ये देखिए कि प्री उद्घाटन तो अलग बात थी, पोस्ट उद्घाटन, पोस्ट प्राण प्रतिष्ठा जो है, लाखों लोग वहाँ पहुँचे, कल भी पहुँचे, कोई पत्ता नहीं हिला, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, कुछ गिरे नहीं, कोई किसी की मृत्यु नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। कितना चमत्कार है लॉ एंड ऑर्डर जो यूपी का है, या यूपी की जो मशीनरी है, जब वहाँ का CMO है, होम सेक्रेटरी है, DG है, कितना कमाल की बात है ये। 5 लाख लोग कल वहाँ थे, और कल चीफ मिनिस्टर को मालूम पड़ा कि सब लोग जब वहाँ आके लखनऊ बैठ गए अपने अपने काम में, वो दौड़ के खुद गए, अफसरों को डांटा थोड़ा सा, और सबको साथ ले गए वहाँ पे। सब फिर अफसर भी वहाँ पे गए, वहाँ पे PMO वॉज क्वाइट कंसर्न इस बात का, इतना बड़ा उद्घाटन जाके आए हैं, तो अगले दिन अव्यवस्था तो नहीं हो जाए ना। 5 लाख लोगों को, और 15 लाख लोग कहते हैं पड़े हुए हैं, 5 लाख लोग आज चले गए दर्शन करने के लिए। तो 5-5 लोगों का खाना बन रहा है वहाँ पे, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये तो राम जी की लीला है, मैं कहता हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता ये। लेकिन ठीक है, फेस वैल्यू पे जो एप्रिसिएशन है वो वहाँ की सरकार को जाता है। जी, दैट्स ऑल। सर, प्राण प्रतिष्ठा समारोह की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं अतिथियों के पास, उनका आभार व्यक्त करते हैं। उनके इस जेस्चर को आप कैसे देखते हैं? ये एक बड़प्पन है एक आदमी का, इसे कहना चाहिए। मैंने वो विजुअल देखे इस तरह से कि वो जा रहे हैं, एक कई वहाँ इस तरह के वो बने हुए थे ना, बाड़ा जिसको हम कहते हैं मोटी भाषा में, जो ऐसे एरियाज़ जो किए हुए थे, कॉर्डन उन्होंने जो है, तो सब में गए। देश के बड़े से बड़े उद्योगपति और बड़े से बड़े फिल्म स्टार, बड़े से बड़े लोग वहाँ पे सब मौजूद थे। एक एक के आगे से निकल के करके गए। जिन श्रमिकों ने काम किया था, मजदूरों ने किया था, उन पे अपने हाथ से फूल बरसाए उन्होंने जा कर के। यही जेस्चर ऐसे हैं नरेंद्र मोदी के, जो जनता से उनको जोड़ते हैं, और फिर उनको एक ऐसा व्यक्ति बनाते हैं जिसके लिए हम कहते हैं कि उसका विकल्प नहीं है। सर, लेकिन क्या ये भी सही है कि जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उसके बाद से ही आम जनता के मन में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर और बीजेपी को लेकर विश्वसनीयता लोगों के मन में बढ़ गई है? ऑफ कोर्स, विश्वसनीयता तो एक चीज़ है, वोट ऑफ थैंक्स, ग्रेटिट्यूड।
दूसरा एक, यार हमें काम बताओ, आप तो इतने खुश हैं लोग, अब वो क्या काम बताएं। तो मैंने कहा ना आपसे 400 सीट की बात हो रही थी, तो वोट तो डाल ही देंगे। ये 10 करोड़ लोग जो इस साल में जाएंगे मंदिर के अंदर, वहाँ पे जो है ना, वो तो बीजेपी को डाल ही देंगे। उनको तो 6 करोड़ ही चाहिए खाली भारी बहुमत के लिए, दैट वे जो है। तो ये है इस तरह का। सर, अयोध्या मिशन की सफलता के बाद अब बीजेपी का नेक्स्ट एजेंडा मथुरा या फिर ज्ञानवापी होगा? देखो, ऐसा इमीडिएट तो दिखता नहीं है, कम से कम इस चुनाव तक तो कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि ऑलरेडी इतना पैक है बीजेपी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो कोर टीम है उसके अंदर, कि इतना सम्मान, सत्कार, रेस्पॉन्स पब्लिक का आ रहा है वहाँ से, उसी को नहीं समेट पा रहे हैं। 5-5 लोग जा रहे हैं, वो ठीक से समय निकल जाए। मान लो चुनाव से पहले 1 करोड़ लोग दर्शन करके आ जाएं, शांति से आ जाएं, बिना दुर्घटना के, बिना किसी ऊपर नीचे किए हुए आ जाएं, वहाँ से बड़ी बात है। तो अभी तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन हाँ, लॉन्ग रन में हो सकता है। एक भावना तो देश में जगी है, देखिए इस बात का, इसलिए जगी है कि उन्होंने कहा भी एक इशू क्या था यार, एक ढांचा था ना वहाँ पे, या एक पल के लिए मान लो मस्जिद थी, पूजा तो हो नहीं रही थी वहाँ पे, कुछ हो नहीं रहा था, आबाद था नहीं व्यक्ति, तो एक ढांचा ही कह सकते हैं हम उसको जो है। उसके लिए क्यों इतनी मारामारी है? राष्ट्र तो हिंदू है ही ना यार, देखो आप, हिंदू प्रधान देश तो है ही ना, इसमें कहाँ सेकुलर, नॉन सेकुलर, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ आ रही हैं? मुस्लिम पक्ष को चाहिए था आगे बढ़ के यार, कहते कि ठीक है भाई, जेस्चर दिखाओ, कोई बात नहीं, आपका इससे बहुत लगाव है तो रखो, आगे मत कहना। यही आपस में होता है डील के अंदर कि ये कर दो, फिर आइंदा ऐसा मत कहना। तो इसको ठीक से हैंडल नहीं हुआ, मेरा ऐसा मानना है। ये कानून कचहरी और कोर्ट में ये मामला चला गया, वरना 2 लोग बैठ के अयोध्या में इसका सुलटारा कर सकते थे। तो अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो 2 संस्थाओं को छेड़ा जाएगा। और एक तो कोर्ट कचहरी में वैसे स्टे वगैरह है, और दूसरा भी कोर्ट में है, तो कोर्ट अपनी गति से काम करेगा। लेकिन जहाँ तक स्ट्रैटेजी का सवाल है, बीजेपी के हैंड्स आर फुल, और अभी उनके पास में ऐसा कोई नया प्रयोग करने का वक्त नहीं है। अभी सैकड़ों सालों का लंबा इंतजार अब जाकर खत्म हो गया, तो क्या इस इंतजार के खत्म होने के बाद संपूर्ण राष्ट्र और खासतौर पर संघ परिवार प्रधानमंत्री मोदी के प्रति उपकृत का भाव रखता है? भाई करना चाहिए। क्या सोचा था कभी संघ परिवार ने या भाजपा ने? भाजपा का जो हार्ड कोर है, 2 ग्रुप है ना, एक तो लेड बाय जेपी नड्डा उदारवादी, एक थोड़ा हार्ड कोर ग्रुप मान लीजिए, हैं आरएसएस और बीजेपी के बीच की जो विचारधारा है, एक तरह से कहिए। क्या सोचा था कभी कि 370 हटेगी? क्या सोचा था कभी कि राम मंदिर बनेगा? और नरेंद्र मोदी का अपना तो कोई एजेंडा है नहीं। मुझे किसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी तो स्वयं सेवक हैं आरएसएस के, वो तो आरएसएस का एजेंडा लागू कर रहे हैं। आरएसएस का एजेंडा था कि हम मंदिर बनाएंगे, आरएसएस का एजेंडा था कि हम 370 हटाएंगे। तो नरेंद्र मोदी ने अपने लिए कुछ नहीं किया। आरएसएस का जो एजेंडा है, जो मार्गदर्शन है, जो मैंडेट है, उसको अक्षरशः लागू किया उसको। इसलिए कई बार कहते हैं ना आरएसएस में मतभेद हो गया, छोटी छोटी बातें ऐसी आती हैं, वो सब बेईमानी है। तो उस ढंग से भाजपा और आरएसएस को निश्चित तौर पे एक ग्रेटिट्यूड, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड जिसे कहते हैं, मानसिक तौर पे होना चाहिए। उस दिन मोहन भागवत खड़े थे प्रधानमंत्री के साथ में, क्या उन्होंने कल्पना की थी कभी कि नरेंद्र मोदी आएंगे और मंदिर बनवाएंगे और मैं इस तरह से खड़ा होकर यहाँ पूजा करूँगा? आप देखिए ना इसको। तो निश्चित तौर पे मेरा मानना ये है, देयर मस्ट बी ए सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड फ्रॉम बीजेपी एज वेल एज फ्रॉम संघ परिवार टू नरेंद्र मोदी, जो स्वयं एक स्वयं सेवक हैं, कि भाई आपने शाबाश, आपने बहुत अच्छा काम किया, जिसे हम कहते हैं आमतौर पे जो है। दिस इज ऑल। सर, प्रधानमंत्री जब भी कोई बड़ा काम करते थे तो अपनी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचते थे। इस बार हीराबा नहीं रही, ऐसे में जब वो अयोध्या में मौजूद रहे होंगे तो क्या उन्हें अपनी माँ की याद आई? निश्चित तौर पे आई होगी। ही मस्ट बी वेरी इमोशनल। उन्होंने वैसे भी कहा उस दिन कि मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरा गला भरा हुआ है, गला अवरुद्ध है, मतलब कहने का मैं बोल नहीं सकता। तो माँ की याद तो स्वाभाविक होगी। और माँ की याद एक कारण और भी था, राम मंदिर से जुड़ा हुआ। माँ के मन में था कि मैं राम मंदिर देखने जाऊँगी जो है। और आज से 1984 और 90 के अंदर फिर उस समय जो है ये यात्रा निकली जो है कश्मीर वाली, जिसमें झंडा लेके भी नरेंद्र मोदी गए थे वहाँ लाल चौक पे फहराने, यात्रा, एकता यात्रा जो थी। उसमें जब जा रहे थे तो माँ को चिंता थी थोड़ी, इतनी लंबी यात्रा पे जा रहे हो, लेकिन फिर भी माँ ने तिलक लगाया, माला पहनाई, नरेंद्र मोदी को रवाना किया। और फिर पिछली बार जब इसका ये आधारशिला रखी गई 2020 में, 5 अगस्त था शायद वो 2020 में रखी गई है, तो उन्होंने उसको टीवी पे देखा उन्होंने वहाँ से और आशीर्वाद दिया। तो उनके मन की तमन्ना पूरी हुई कि काम तो शुरू हुआ। अब आज अगर संसार में रहती तो निश्चित तौर पे देखती, अच्छा लगता कि बेटे ने राम मंदिर बनवा दिया। तो विज़ा विज़ क्या है, नरेंद्र मोदी भावुक हुए होंगे, स्वाभाविक है। हम सब ये चाहते हैं कि उनकी माँ, अगर थोड़ा सा समय हुआ है, साल सवा साल हुआ है, अगर आज रहती और बेटे का काम देखती तो बहुत अच्छा लगता। सर, महाराष्ट्र की सोलापुर रैली में प्रधानमंत्री मोदी अपने बचपन को याद करके क्यों रोए? देखो ये क्या होता है, बचपन तो बचपन होता है, यादें यादें होती हैं।
उनको आप रोक नहीं सकते, पर वो खुशी के आंसू होते हैं एक तरह से जो है। तो क्या हुआ कि 1 लाख मकान गरीबों के लिए जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में भेंट कर रहे थे, चाबियां दे रहे थे। मकान अच्छे बने हुए थे, नाम होता है प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब वर्ग, लेकिन मकान अच्छे होते हैं सब आजकल जो है। तो मैं मन में सोचा कि मैं कैसे रहता था एक कमरे में वहाँ पे गाँव में माँ के साथ हैं, और आज देखो आज के बच्चे कैसे हैं, इनकी एजुकेशन कैसी है, ये इस पक्के मकान में रहेंगे। तो उनको याद आ गया इसका कि काश मैं भी ऐसे उस समय योजना होती, मैं भी पक्के मकानों में रहता। तो ना डाउन द मेमोरी लेन, आदमी स्मृतियों में खोता है तो बातें आ जाती हैं। तो उनका जो रिएक्शन था, उनका जो भावना थी वो स्वाभाविक थी। सर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मुस्लिम नेता ओवैसी ने जो कुछ भी कहा, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? अब आउट ऑफ कंटेक्स्ट था इस समय, तो ये लड़ाई तो इतनी लड़ी जा चुकी है ना, कोर्ट कचहरी में सब जगह। पर ओवैसी को भी क्या है, अपना सर्वाइवल और अपना एग्जिस्टेंस होता है हर लीडर का। तो मुस्लिम लीडर बाय एंड लार्ज तो आज वही हैं उस तरह से जो बात कहते हैं अपनी और कहा जाता है। तो मुस्लिम वॉइस के नाते वही कुछ बोलते हैं, तो उनको अपना फ़र्ज़ भी पूरा करना था। और हैदराबाद में रहते हैं, मुस्लिम बहुल है जगह जो है, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पूजा होती थी, उन्होंने ये भी कहा और इसको हटाया गया इस तरह से। उनका अधिकार है अपना बयान देने का, लेकिन इस बार उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली, क्योंकि थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट इन द सेंस कि ओवरवेलमिंग सपोर्ट है ना राम मंदिर के लिए। तो उसी की आवाज़ को दर्ज किया गया रिकॉर्ड पे, लेकिन कोई ज़्यादा उसका रेस्पॉन्स अभी नहीं आया। वैसे वो मुस्लिम लीडर हैं इस समय, जो लीडिंग लीडर्स हैं उसकी गिनती होती है और वो फ्रंटल अटैक करते हैं अपने, तो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है। कई जगह ये भी सुनते हैं कि वो कांग्रेस के साथ हैं, कई जगह ये भी सुनते हैं कि भाजपा की भी पार्टी हैं, और गॉड नोज कहाँ कैसे क्या ही, बट ही इज ए पॉलिटिशियन। लेकिन इस बार उन्होंने जो कहा उसका एक तरह से रिचुअल किया उन्होंने, उसको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। सर, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद कितनी बदल जाएगी अयोध्या? मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगी। पहला, पर्यटन के क्षेत्र में। पर्यटन क्षेत्र में देखिए 10 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है इस हिसाब से, जो संसार का सबसे बड़ा होगा। वेटिकन सिटी, जहाँ मैं एक बार गया था विदेश में आदिति, वेटिकन सिटी में 90 लाख आते हैं और 2 करोड़ लोग आते हैं वहाँ पे मक्का मदीना में जो जाते हैं वहाँ पे जो है। तो यहाँ देखा तो यहाँ तो 10 करोड़ लोग आने वाले हैं एक तरह से, और 1-2 करोड़ लोग आते हैं यहाँ पे जो तिरुपति का मंदिर है, माता वैष्णो देवी और है, तो सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। तो इन टर्म्स ऑफ टूरिज़्म क्या है कि बहुत बड़ी ये राजधानी बनने वाली है। तो एक तो क्या है कि पूरे वर्ल्ड की हिंदू टूरिज़्म कैपिटल जो है ना अयोध्या बनने वाली है। उससे रिलेटेड फिर सारे होते हैं, एयरलाइंस भी होती है, व्यापार भी होता है, टैक्सी होते हैं, होटल होती है, टूरिस्ट गाइड होते हैं, होटल्स होते हैं, वो सारा कुछ होता है। तो इन टर्म्स ऑफ टूरिज़्म इज़ गोइंग टू बी बूम इन अयोध्या। और कारोबार के कारोबार देखिए अभी आ रहा था कि 1.25 लाख करोड़ का बिजनेस तो लोगों ने कर लिया, 40,000 करोड़ दिल्ली में कर लिया, 25,000 यूपी में कर लिया। अल्टीमेटली अयोध्या प्रभावित है ना इससे जो है। इज गोइंग टू बी सुपर हिट बिजनेस सेंटर अयोध्या इन द कमिंग टाइम्स। और रियल एस्टेट मार्केट की दृष्टि से? रियल एस्टेट तो देखो बहुत हर जगह ऐसा होता है ना कि ज़मीन तो लिमिटेड है, आबादी बढ़ती है, ज़मीन बढ़ नहीं सकती, तो उसके रेट बढ़ते हैं वहाँ पे जो है। तो इस समय क्या है कि 20 टाइम्स रेट बढ़ गए हैं पिछले 1 साल जो थी रेट, और आज जो रेट है एक तरह से जो है जगह नहीं वहाँ पे। हर आदमी होटल खोलना चाहता है वहाँ, अपना ये जो गेस्ट हाउस है वो बनाना चाहता है, जो मंदिर बनाना चाहता है वहाँ पे छोटे मोटे मंदिर बना के भी, मंदिर भी एक तरह से कुछ लोगों के लिए बिजनेस भी है एक तरह से, देखा मैंने, अच्छा आता है उसमें जो है। तो रियल एस्टेट का सुपर हिट मार्केट है, बहुत मारामारी है वहाँ पे इस समय जो है। कुल मिला के क्या है कि अयोध्या इज़ गोइंग टू बी ए इंटरनेशनल लेवल बिजनेस सेंटर, रिलीजियस सेंटर, स्पिरिचुअल सेंटर। क्या आप इस बात से सहमत है कि अयोध्या आगे चलकर हिंदू समाज का मक्का मदीना बनेगा? ऑफ कोर्स बन ही जाएगा। अब 2-3 थे, देखिए पहले साउथ वाले थे 2-3 और नॉर्थ के थे वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी और इस तरह के थे, और नॉर्थ के तो हैदराबाद के पास जो है ना आपका सारा जो है 2-3 जगह हैं। तो इसको कोई मैच नहीं कर पाएगा। और एक है ना कि एक स्टेट ऑफ माइंड होता है, एक दौड़ होती है, तो हर आदमी अयोध्या जाना चाहता है। और भारत अकेले की बात नहीं हो रही ना, लंका से लोग आएंगे, मॉरिशस से आएंगे हिंदू, आधी संख्या वहाँ हिंदुओं की देखिए आप, नेपाल से आएंगे, फिर वियतनाम से आएंगे, कंबोडिया से आएंगे, बैंकॉक से आएंगे। तो इंटरनेशनली जो हिंदू है, और फिर क्या है अमेरिका लंदन से भी तो आएंगे, पेरिस से भी तो आएंगे, यूरोप से आएंगे जो है। तो कुल मिला क्या बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। और ये यूपी सरकार के लिए एक चुनौती हमेशा रहेगी, इतनी बड़ी संख्या में जो विजिटर्स हैं, श्रद्धालु हैं, इनको मैनेज कैसे किया जाए। बट योर क्वेश्चन इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट, इज़ गोइंग टू बी वर्ल्ड कैपिटल ऑफ हिंदू रिलीजियस इवेंट्स। हाँ सर, क्या ये सच है कि अयोध्या की चर्चा पहले एक विवादित स्थल के तौर पर होती थी, जो कि अब एक राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना जाने लगा है? ऑफ कोर्स, आप देखिए ना, इतना डर था लोगों में, कोई गया नहीं। मैंने कहा ना वहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं गए, 5 प्रधानमंत्री रहे
मोदी इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो कि वहाँ पे गए। और मैंने कहा ना, अटल जी नहीं गए, आडवाणी जी भी वहाँ पे नहीं गए, तो डर था लोगों के मन में, कानून का, वकीलों का दिखाया हुआ डर, कुछ और सेकुलर डर एक तरह से जो है, तो ऐसा हुआ। लेकिन अब सब क्लियर है। सर आपने कहा नहीं गए, खुद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कैबिनेट के काफ़ी सारे मंत्री वहाँ नहीं गए। उसके अलावा जहाँ पर गवर्नर हैं भाजपा शासित राज्यों की अगर बात करें, इसके अलावा भी बड़े नेता, मुख्यमंत्री भाजपा शासित राज्यों के, तो ये तमाम लोग नहीं गए, आपको अजीब नहीं लगता? अजीब लगा मुझे नहीं, पूरे देश को अजीब लगा। हर किसी ने कहा भी सही कि 8,000 लोगों की व्यवस्था थी तो 90 लोग और भी जा सकते थे यार, ये क्यों नहीं गए? तो अब इसका कोई न कोई पॉलिसी रीज़न रहा होगा। यहाँ तक कि अमित शाह नहीं गए, वो बिरला मंदिर में बैठे, JP नड्डा नहीं गए, वो भी यहाँ एक मंदिर में यहाँ पे बैठे, और प्रधानमंत्री ने बाकायदा बिना संकोच के कहा, और आज फिर कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोग भी हैं, फरवरी में वहाँ जाने से बचें क्योंकि वहाँ के हालात ठीक नहीं, जनता भीड़ भाड़ सारे हैं। अब इसके पीछे क्या 2 प्रकार की सोच सामने आती है। एक तो सोच ये आती है कि ऐसा कुछ फैसला लिया गया कि ये जो कांग्रेस ने कहा कि एक पॉलिटिकल फंक्शन है, भाजपा का फंक्शन है, तो भाजपा नहीं चाहती कि हमारा फंक्शन, उन्होंने कहा कि धर्म समाज का फंक्शन इन्होंने किया है। मैं तो अजय तीर्थ यात्री गया हूँ वहाँ पे, चीफ मिनिस्टर यूपी के हैं, उनका लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से वहाँ होना है, और तीसरा व्यक्ति गया नहीं, गवर्नर भी उसी हिसाब से गई हैं। तो एक तो ये एंगल हो सकता है कि हमारा ये पॉलिटिकल एंगल हो सकता है कि ये पॉलिटिकल हमारा बीजेपी का फंक्शन नहीं है, तो धार्मिक फंक्शन है ट्रस्ट का, राम मंदिर ट्रस्ट ने बुलाया, जो लोग हैं जो गए वहाँ पे। एक तो ये बात इस तरह की है इसके अंदर जो है, और दूसरा ये भी है कि यार सारे मंत्री जाएंगे और वीआईपी जाएंगे वहाँ पे, तो प्रोटोकॉल में फंस जाती है। अब जयपुर में इन दिनों क्या हो रहा है, इतने वीआईपी आ रहे हैं जयपुर में, रोज़ कोई इनको आदमी आता है, ट्रैफिक जाम की इतनी ख़राब स्थिति है। तो हमने कहा भी सही, चीफ मिनिस्टर के यहाँ कहा है कि भी सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की इसमें एक ये भी होनी चाहिए कि ट्रैफिक जाम का सोल्यूशन कैसे हो। जयपुर में शायद ही कोई ऐसी सड़क ऐसी जहाँ आधा घंटे का जाम नहीं है, चाहे रामबाग सर्किल हो, आपका JDA सर्किल हो, आगे झोटवाड़ा की तरफ हो, उधर हो, तो बहुत प्रॉब्लम है। तो हो सकता है ट्रैफिक के कारण से रोका गया हो, बट इट्स ए वेल थॉट पॉलिसी डिसीजन जो प्राइम मिनिस्टर अमित शाह इस लेवल पे लिया गया होगा। तो सब ने इसका सम्मान किया और पार्टी अनुशासित है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि लोगों को थोड़ा अटपटा लगा, और एक तो अटपटा 2 का तो पक्का ही लगा कि यार अमित शाह और JP नड्डा को तो होना ही चाहिए था। मुख्य धारा में नहीं है, वहाँ जगह नहीं थी, गर्भगृह में 5 ही लोग जा सकते थे, तो बाहर खड़े होते हैं, जहाँ कहीं प्रोमिनेंट खड़े होते हैं। ये तो सबका मानना है, मतलब पब्लिक ओपिनियन इस तरह की रही है इसके अंदर थोड़ा सा कि ये 2 तो वहाँ होने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुआ, तो इनका वो पार्ट ऑफ थिंकिंग, पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी रहा होगा, इसलिए इंटरनल मैटर। सर, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद शेयर मार्केट में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला, आप इसको कैसे देखते हैं? ये तो उछालन मैं पढ़ रहा था उस दिन कि भारतीय शेयर मार्केट 4थे नंबर पे आ गया संसार में, हांगकांग को पीछे छोड़ दिया उसने। 71,000 72,000 ऐसी मतलब फिगर चलने लगी, और उतार चढ़ाव तो रोज़ होता है शेयर मार्केट में। लेकिन शेयर मार्केट क्या होता है, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी का प्रतीक होता है, एक बैरोमीटर होता है, एक पैमाना होता है उसका जो है। इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी की जो साख है वो देश के बाहर विदेशों में बहुत अच्छी है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर आ रहा है, पैसा लगा रहा है यहाँ पे, और शेयर में तो मेरे मित्र हैं संजीव श्रीवास्तव, वो थोड़ा बहुत पैसा लगाते हैं शेयर के अंदर, वो सब गदगद हैं कि उनके 5-5 6 गुना रेट बढ़ गए लोगों के। हालांकि मेरा मानना हमेशा से रहा है भी गैम्बल है, इससे दूर रहो, थोड़ा सा अपना अपना विचार है जो है ये। लेकिन अभी तो शेयर मार्केट में जो पैसा लगाते हैं उनके लिए स्वर्णिम काल है, राम मंदिर का काल स्वर्णिम काल है जनता के लिए, और शेयर मार्केट में पैसा लोग लगाते हैं, उस मंदिर जनरेटेड जो है इन्वेस्टमेंट या जो सिचुएशन है आज जो है, उसमें सब लोग खुश हैं। कुल मिला क्या है, राम राज्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं कि सब लोग खुश हैं, शेयर के इन्वेस्टर भी खुश हैं। सर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के ऊपर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लाइव प्रसारण पर रोक लगाने का आरोप लगाया। आखिर सच्चाई क्या है इस बयान? नहीं, सही है, उन्होंने रोक तो लगाई होगी, क्यों आदमी फ्रस्ट्रेशन में और इसमें आदमी करता है। और वैसे क्या है, अगर ऑर्डर नहीं भी निकाला, केबल वालों से कह दिया होगा यार मत चलाओ इसको जो है, और मैंने सुना कि बाकायदा ऑर्डर निकाला गया वहाँ पे इसके लिए जो है। सीतारमण ने मुद्दा उठाया, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, सुप्रीम कोर्ट ने डिस्प्लेजर कन्वे किया गवर्नमेंट पे भी, आप इसको नहीं रोक सकते। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हमने रोका नहीं है, तो वाद विवाद चल रहा है इस तरह का, दैट वे जो है। लेकिन ये केस आसाम से थोड़ा डिफरेंट है, इसकी मेरिट स्ट्रॉन्ग है। सरकार को इस तरह का लाइव टेलीकास्ट से बैन नहीं करना चाहिए था, सभी धर्मों की समानता है, तो उन्होंने किया उसमें आकर के, तो सुप्रीम कोर्ट से रिवॉफ मिला उनको, दैट्स ऑल। सर, क्या आपको लगता है कि राम मंदिर समारोह के बाद अब लोगों में अपनी पुरानी संस्कृति और इतिहास को खोजने के लिए अचानक से एक रुचि और ज़्यादा बढ़ गई है? एब्सोल्युटली, मैं पिछले कुछ दिनों से देखता हूँ हमारे यहाँ भी चैनल में क्या यंग क्राउड है, काफ़ी लोग आते हैं, जिससे पूछते हैं कहाँ गए छुट्टियों में, तो कहता है उत्तराखंड गए हुए हैं। अरे इतनी ठंड है, -5 चल रहा है, उत्तराखंड कैसे मज़ा आता है। तो यंग जनरेशन में ये भी क्रेज़ हो गया कि उत्तराखंड जाना है, वो हरिद्वार जाना है, उत्तरकाशी जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, सिक्किम के पहाड़ों में जाना है। तो क्या है कि चैलेंज को स्वीकार करना है ठंड में,
वहाँ जाके भले लगे कि यार गलत आ गए, लेकिन एक बार ये ट्रेंड इस तरह का चल रहा है यंग जनरेशन में। अब ये क्या हुआ कि ये मंदिर वाली बात आ गई। तो क्या है कि अब पहले लोग कहते थे, आदित्य ने कहा जैसे कि पहले लोग कहते हैं दुबई चलते हैं, गोवा चलते हैं, अब वीकेंड पे लोग कहते हैं कि यार परिवार के साथ है ना उत्तरकाशी चलते हैं, अयोध्या चलते हैं, हरिद्वार चलते हैं। तो ट्रेंड है लोगों का वो चेंज हो रहा है, माइंड सेट चेंज हो रहा है। लग्जूरियस स्टेशन के बजाय रिलीजियस पहाड़ों में, हिल्स में लोग जाने लग गए हैं। इस अयोध्या के बाद तो और वो ट्रेंड आगे बढ़ेगा और पहाड़ों का बिजनेस बढ़ेगा और पहाड़ों की असुविधा बढ़ेगी। पिछली बार पहाड़ों का आया तो मंसूरी या नैनीताल में 10 किलोमीटर का जाम लगा हुआ था, अब बताइए 12 घंटे का जाम है, क्या होगा ये। लेकिन आपका जो सवाल है उसका उत्तर बिल्कुल एब्सोल्युटली यस में है कि ये बढ़ेगा इन स्थानों पे टूरिज्म और लोगों में क्रेज बढ़ेगा। सर, लोक कथाओं के अनुसार सैकड़ों वर्ष पूर्व अगर जाए तो भगवान राम के जल समाधि लेने या फिर महाभारत युद्ध के बाद में आखिर अयोध्या का क्या कुछ इतिहास रहा है? अयोध्या का इतिहास बड़ा ग्लोरियस रहा। शुरू में मंदिरों का शहर था अयोध्या और सूर्यवंशी राजाओं का शासन था। भगवान राम के पिता श्री सूर्यवंशी राजा थे। उसके बाद इनको बागडोर मिली जो है, और बागडोर के अंदर इनके समय में जो है ना इतनी छटा थी उस शहर के अंदर कि वाल्मीकि ने रामायण में लिखा है कि स्वर्ग जैसा था, स्वर्गलोक जैसा था अयोध्या। सारा शहर सुंदर, मंदिर, पहाड़, पर्वत, आसपास के चारों तरफ जो है ना फूल, पत्ते, नदी, नाले, शहर के बाहर जो है शहर में छोटी छोटी नालियाँ जो है, बड़ा खूबसूरत था, तालाब जो है। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि ये आपका उनके पुत्र का शासन आया, भगवान राम के कुश का शासन आया। 44 पीढ़ियों तक कहते हैं वो शासन चला, बहुत अच्छा रहा। बाद में महाभारत हुआ, महाभारत में अयोध्या उजड़ गया वापस जो है। फिर मुस्लिम शासक आ गए तो मंदिर तोड़ने का क्रम चालू हुआ, जिसमें ये भी टूटा मंदिर जो है यहाँ का जो है। तो फिर क्या, अयोध्या का पतन हुआ एक तरह से जो है। लेकिन अयोध्या क्या है, ख़त्म नहीं हुआ। अयोध्या का जो है ना अस्तित्व बना रहा, आप देखते हैं। और आज अयोध्या वापस उसी गौरव की ओर लौट रही है, कर्सी प्राइमरली नरेंद्र मोदी एंड नन एल्स। सर, चुनाव जब जब होते हैं तो अभियान और स्लोगन्स चलते हैं। पहले चला था अब की बार मोदी सरकार, वैसे ही अभी 2024 के मद्देनज़र चला कि फिर आएगा मोदी। आपको लगता है कि अभी ये मोदी के बाद ये जो मंदिर का माहौल है, इसमें भी कोई मंदिर फोकस वाला कोई अभियान चलाएंगे 2024? वैसे तो क्या है कि अनिल बालूनी जी को अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उनका सारा काम मोदी ने मंदिर में कल खड़े होकर कर दिया है सारा जो है। लेकिन अब क्या है, दिल है कि मानता नहीं, चुनाव आ रहा है तो मंदिर पे कोई न कोई गीत निकल जाएगा नया इस तरह का। जैसे मोदी जी का इतना शानदार निकला है पिछले दिनों कि पूजा कर रहे हैं, बैठ के मंत्र जप रहे हैं वहाँ पे जो है, तो इस तरह का हो जाएगा। अपेरेंटली मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर मैं मान लो आज वहाँ पे हूँ प्रचार शाखा में एक पल के लिए, तो आज कुछ करने की आवश्यकता नहीं, किसी कुछ नहीं करना, जो है सब हो चुका है, एनफ। अगले 3 महीने के लिए कहते हैं रिजर्व में पेट्रोल है जिसे कहते हैं, लेकिन फिर भी दिल है मानता नहीं ना। तो कुछ एक राम भगवान से ओरिएंटेड गाने प्राइम मिनिस्टर को फोकस करके या कुछ प्रचार सामग्री ऐसी बनेगी आने वाले दिनों में, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा होने वाला नहीं है। क्योंकि वो जो था ना कि फिर आएगा मोदी, वो कहानी बहुत पीछे छूट गई है। मोदी आ गया है फिर, क्षमा कीजिए मैं चुनाव परिणाम पहले से घोषणा कर रहा हूँ, आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा हूँ जो है, लगी नहीं है अभी जो है। मोदी तो आ गया है जो है, तो मोदी आएगा, वैसा तो कुछ आने वाला है नहीं। एनी हाउ। सर, एक और प्लान चल रहा है, उस प्लान में है कि आप नव मतदाता 50 लाख नए वोटर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे। संवाद का उनका हमेशा से स्टाइल रहा है, तो इस प्लान को आप कैसे देखते हैं? देखो, प्लान में क्या, नरेंद्र मोदी 21वीं सदी के व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री होना अलग बात है और टेक्नो सेवी होना अलग बात है। इस टेक्नो सेवी गुजरात में मैं देखता था उन दिनों में, तो चीफ मिनिस्टर भी कितना ज़्यादा कंप्यूटराइजेशन और इसको डिजिटल मीडिया को वो यूज़ करते, डिजिटल इक्विपमेंट को यूज़ करते थे। तो उन्होंने ऐसा प्लान बना रखा है कि जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति एक बार बोलता है, वर्चुअली करता है, एक दिन ऐसा आ जाए कि सारा चुनाव प्रचार, चुनावी भाषण सब इरेलेवेंट हो जाए, सारा राष्ट्र पूरा जो है ना वर्चुअली आपको देखे, आपको सुने मोबाइल पे और अपना वोट के बारे में डिसाइड करे वोट किसको देना है। तो उस शाखा की उस जो सुधार है, एक तरह से रिफॉर्म है इलेक्शन का जो है प्रोसेस का, उसकी पहली शुरुआत है ये 50 लाख से चलिए 50 करोड़ पहुँचेगी एक दिन, आप ही देखना। तो नरेंद्र मोदी क्या दूरदर्शी हैं, विजनरी हैं, और वो सोचो कितने काम करते हैं यार, मैं तो हैरान होता हूँ। मल्टीटास्किंग। हाँ, बिल्कुल। एनी हाउ। सर, अगला सवाल मेरा ये है कि राम मंदिर से जुड़ा हुआ ये जो राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर, इनका किस्सा क्या है? नहीं, किस्सा है कि धुनी आदमी हैं, अपनी धुन के व्यक्ति हैं, आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता हैं, चुनाव हर बार जीत जाते हैं। तो इन्होंने कई साल पहले 1990 में कह दिया था कि राम मंदिर जब तक नहीं बनेगा तब तक मैं जो है जूते नहीं पहनूंगा, कुछ ऐसी बात थी।
माला नहीं पहनूंगा, ये तब तय किया था। अब मंदिर बना तो उन्होंने माला पहन ली। फिर ये तय किया था कि ये 370 नहीं हटेगी तब तक मैं जूते नहीं पहनूंगा, पैदल चलूंगा, वो उन्होंने निभाया। अब उन्होंने कह दिया है कि वो अब की क्या कहा, तीसरा कुछ और उन्होंने प्रतिज्ञा रख ली है इस तरह की कि ये अगर पर्टिकुलर बात होगी तो मैं पहनूंगा, वरना मैं एक समय खाना खाऊंगा। तो मतलब धुन के व्यक्ति हैं, उनकी भावना का सम्मान किया जाना चाहिए। और वो कष्ट पा के, दुख पा के उसको करते हैं अपनी बात को, तो ठीक है। कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा करता है, उसको निभाता है अपनी धुन में और प्रतिज्ञा पूरी होती है तो उसको उल्लास और हर्ष का महसूस होता है। तो मदन दिलावर जी के लिए ये है कि ठीक है भाई, लगे रहिए, करते रहिए अपने मन और इसी खुशी के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बातों का सर आपने जिक्र किया। और क्योंकि इससे पहले बहुत पहले एक नारा आया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, फिर सवाल पूछा गया कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, फिर कह दिया गया कि मंदिर भी बनाएंगे और तारीख भी बताएंगे, फिर तारीख भी बता दी गई और अब मंदिर भी बन चुका है। अयोध्या सज कर तैयार होकर प्रभु श्री राम का स्वागत कर चुकी हैं। लेकिन इसी बीच में खुश कोई और भी है अयोध्या वासी और देशवासियों के अलावा जो नजर आ रहा है वो है बीजेपी। बीजेपी इसीलिए खुश है क्योंकि आने वाले 2024 में ये तो तय है कि राम का मुद्दा और हिंदुत्व का मुद्दा सेंट्रिक रहने वाला है और प्रभु श्री राम के आगमन के साथ असल में मंगल किसका होगा ये 2024 में पता चलने वाला है। हाँ, और इसमें मैं बीच में एक बात और कहना चाहता हूँ। आपने कहा भाजपा खुश है, भाजपा तो गंगा नहाई प्रधानमंत्री के इससे कल वाला जो कुछ सारा वहाँ पे हुआ। और इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी को छोटी छोटी बातों के लिए पार्टी में इधर उधर इरिटेट मत कीजिए। भाजपा के लिए नरेंद्र मोदी एक खूबसूरत कांच का वह बर्तन है जो एक बार अगर टूट गया गिर के तो फिर नहीं जुड़ेगा, फिर केवल प्रायश्चित, यू विल मिस मोदी जी। इसलिए क्या बहुत संभाल के रखिए इसको, ये आपकी अपार संपत्ति है। अब देखिए नेतावाद चुनाव था, भाजपा बिना एफर्ट के जीत गई, मैं ऐसा मानता हूँ, अपना अपना आकलन है ना, जीत गई है, तब अपनी बातों को कंक्लूड कर सकते हैं। बस सर अंतिम लाइन की तरफ ही मैं बढ़ रही थी कि प्रभु श्री राम असल में किसका मंगल 2024 में करेंगे ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन प्रभु श्री राम का आशीर्वाद जिसको मिलना था मिल चुका है, जो उनका बॉयकॉट करना चाहता था वो उनका बॉयकॉट कर चुका है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर, जेसी शो में इतने विस्तार से राम राज्य पर और इस खास मौके पर मोदी की लीडरशिप को लेकर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका द जेसी शो का हिस्सा बनने के लिए। और अंतिम में इस शो को यही कहते हुए समाप्त करूंगी, त्याग दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का द जेसी शो का हिस्सा बनने के लिए। आप बने रहिए भारत 24 के साथ। नमस्कार।